और चढ़ा लेगा और डबल नुकसान हो जाएगा। तो उसने बोला कि कम नुकसान में भी चढ़ा लेते हैं। तो मेरे फादर ने दूसरा घर ढूंढना शुरू किया, हम लोगों ने दूसरा घर ढूंढना शुरू किया। ये जो बात है, ये बात है 2011 की, जब 2006 में मैं 6th क्लास में था। ये मेरा 6th क्लास का फोटो है। तो 6th क्लास में मेरे फादर ने ऑटो परचेज किया था। वो ऑटो चलाना शुरू किया, 1 साल 2 साल 3 साल वो ऑटो चलाया। उसके साथ में उन्होंने एक गार्ड की नौकरी करना शुरू की। शाहदरा मेट्रो स्टेशन पे जो पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, वहां एटीएम पर मेरे फादर ने एक गार्ड की नौकरी करना शुरू किया। मैंने उस टाइम को सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है अंदर से, क्योंकि मैं अपने फादर को उस तरीके से ना तो देख सकता था, ना ही देखना चाहता था। ये बात किसी से डिस्कस करने में मेरे को बहुत बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। लगता है कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, बट दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। जब कभी कभी मैं अपने फादर के लिए शाम को 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब मैं खाना पैक करा करके घर से लेकर के जाया करता था, और वो एटीएम के सामने जो जगह होती है छोटी सी, जहाँ पे इंसान खड़ा होकर के पैसे निकालता है, वहां पर हम लोग बिछा करके खाना खाते थे। मैं अपने फादर के साथ बैठ के खाना खाता था। उस समय पर भी मैंने अपने फादर की आंखों में कभी भी कोई शिकन महसूस नहीं की। कभी भी उन्होंने अपने आप को डिमोटिवेटेड फील नहीं किया। कभी उन्होंने अपनी आंखों में ये नहीं दिखाया कि मैं टूटा हुआ फील कर रहा हूँ, या मैं अभी के टाइम पे अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, या ये नौकरी को मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए हर उस काम को करने की कोशिश की जो वो कर सकते थे, जो उनको समय पर मिला। और मैंने अपने फादर से यही सीखा कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। यही चीज मुझे 2016 में हेल्प की, जो मैं कनेक्ट करना चाहूंगा आपको रस्तीक से। लेकिन मेरी जिंदगी जो चल रही थी उस समय पर पुराने ढर्रे पर, उस ढर्रे पर उस समय पर साल 2011 में जब हमने एक घर को शिफ्ट किया, तो वो घर में सबसे अच्छी बात क्या थी मालूम? उस घर के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। उस घर में बीएससीएस का कनेक्शन ही नहीं था। उस घर में बीएससीएस का कनेक्शन ही नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। वहां के जो ऑनर थे उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में लग जाएगी, 1 हफ्ते तक अभी फाइल गई हुई है, 1 हफ्ते में आपका कनेक्शन लग जाएगा। तो मेरे फादर ने सोचा कि 1 हफ्ते कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, 1 हफ्ते हम लोग रह सकते हैं बिना बिजली के, इतना बड़ा कोई लॉस तो हमारा होगा नहीं। तो मेरे फादर ने उस घर को शिफ्ट किया और हमने उसमें शिफ्ट किया। जब मैंने उसमें शिफ्ट किया तो हमने 1 हफ्ते वेट किया, 2 हफ्ते वेट किया, 3 हफ्ते वेट किया, 1 साल तक वेट किया, 1.25 साल तक वेट किया। कैन यू इमेजिन कि 2 साल तक एक बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना बिजली के मकान में रह रहा था। और साल 2011 में जब मैं 11th क्लास के अंदर में आया तो मेरा सिलेबस बहुत बढ़ गया, क्योंकि मैंने गलती साइंस ले ली। गलती साइंस इसलिए ले ली क्योंकि मैं पढ़ाई में बड़ा अच्छा स्टूडेंट था। पढ़ाई में बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, तो मेरी टीचर ने रिकमेंड किया कि दिनेश तुमको तो साइंस ही लेनी है। मैंने बोला कि साइंस लेनी चाहिए, साइंस ही लेनी है, क्योंकि पढ़े लिखे जो क्लास में टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं उनको एडवाइस भी टीचर ही करती है। तो मेरी टीचर ने बोला कि तुमको साइंस लेनी है। उनको थोड़ी पता है कि हमारे घर की कंडीशन क्या। उन्होंने बोला लेनी है, तुमने ले ली। और जब 11th क्लास में ना मेरा ट्यूशन लगा, ना मेरे पास घर में इलेक्ट्रिसिटी थी, रात को मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता था। स्कूल मेरा यहाँ से बहुत डिस्टेंस पर था, रात को आते आते 7 बज जाया करते थे स्कूल से आने में। तो मैं पढ़ाई में बड़ा वीक होता गया। 11th क्लास में बहुत बड़ा वीक हुआ मैं। किस दिन मौका मिला तो मैं आपको पुराने स्टडीज के कुछ स्लाइड जरूर दिखाना पसंद करूंगा कि मैं पहले पढ़ाई में कैसा था, फिर मैं कहाँ पहुंचा, फिर मैंने वहां से दोबारा से अपने आप को बाउंस बैक किया, और फिर मैं दोबारा से 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर के आया। ऑल्दो मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, फिर मैंने आगे पढ़ाई करने की इच्छा जताई, क्योंकि बचपन से लेकर के आज तक मैंने ये सुना था कि बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो। जब मुझे एक ही लाइन मालूम थी कि बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो, तो मैंने नौकरी के बारे में सोचना शुरू किया। और जब नौकरी के बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की तो शायद 12th पास के बेसिस पे मुझे बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो मैंने ग्रेजुएशन करने की जब इच्छा जताई, ग्रेजुएशन का फॉर्म मैंने डाला, कुछ इंजीनियरिंग के फॉर्म डाले, मैंने आईआईटी एग्जाम दिया, एनआईटी एग्जाम दिया, एआईईई एग्जाम दिया। जब मैंने सारे एग्जाम्स दे दिए, आईपी यूनिवर्सिटी एग्जाम दिया, इवन दिल्ली पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम दिया, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म डाल दिया, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे लास्ट में थी। लेकिन मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना पड़ा, क्योंकि सबसे कम फीस उसी में लगती थी। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में बहुत ज्यादा फीस थी, लाखों रुपया लगना था साल का। तो मेरे फादर ने बोला कि ग्रेजुएशन कर ले, और वो भी ओपन से कर ले, जिसमें कमाते भी रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। मैंने बोला ओपन से नहीं करूंगा, करूंगा रेगुलर करूंगा, पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओगे तो घर में बैठ के खाऊंगा। मैंने तो सेम यही लाइन बोली। और जब मेरे फादर ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम तुमको आगे नहीं पढ़ा सकते, तो मैं, ये मान लीजिए कि मैं जिद्दी बहुत हूँ इस मामले में, कि जो ठान लिया वो ठान लिया, करना है तो करना है। जब मैंने ठान लिया तो मैंने खाना छोड़ दिया, बात करनी छोड़ दी। तो मेरी मम्मी को लगा कि ये तो आप लड़का सुधरेगा नहीं, समझेगा नहीं, इसको तो जिद पड़ गई है। तो मेरे फादर ने
मम्मी ने, मेरे पापा ने, कुछ रिलेटिव्स को बताया, तो मेरे ताऊ जी ने, मेरे मामा जी ने, मेरी बुआ जी ने मिला करके, कंबाइन होकर के मुझे कुछ पैसे दिए। उस पैसे से मैंने अपनी कॉलेज में एडमिशन लिया और मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को कंप्लीट। मैं आप सब लोगों से आज ये प्राउडली डिस्कस कर सकता हूँ कि मेरी जो कॉलेज की एजुकेशन है, जो मैंने रामदास कॉलेज में एडमिशन लिया और रामदास कॉलेज से मैंने बीएससी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया है, दैट एजुकेशन वाज कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड। वो मेरे फादर ने मेरे कुछ रिलेटिव से पैसे लेकर के मुझे पढ़ाया। आज भी उनका पैसा वो चुकाए नहीं है। वो एक एहसान है जो एहसान के तरीके से मैं आज भी मानता हूँ। और उस पैसे से मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। ऑल्दो मैंने जब कॉलेज कंप्लीट किया, कॉलेज के अंदर में आया, तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा था कि कैसे मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊँ। बचपन से मेरे अंदर में एक सोच डेवलप हो रही थी, हर उस इंसिडेंट को सोच करके। जब मेरे फादर ने ऑटो चलाना शुरू किया तब, जब मैंने उनके साथ बैठ करके एटीएम के अंदर में मैंने खाना खाया तब, जब उन्होंने अपना दूसरा काम शुरू किया तब, जब वो मुझे ऑटो से लेने के लिए स्कूल आए थे तब, जब वो पैसों को लेकर घर में लाई हुई थी तब, जब मेरे दुकानदार ने हमको सामान देने से मना किया था तब, जब नॉन इलेक्ट्रिसिटी वाले घर में रहे थे तब, हर उस जगह पर, हर उस इंसिडेंट ने मेरी सोच में, मेरे माइंडसेट में एक चीज फीड की थी बार 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 बार, कि जिंदगी में कुछ करना है या नहीं करना है, लेकिन पैसा इतना कमाना है कि दोबारा से ये सिचुएशन सामने ना आए। ये सोच के साथ में जब मैं कॉलेज के अंदर में गया, तो कॉलेज में सिर्फ मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं गया था। इस बार कॉलेज में मैं, इस बार का मतलब पहली बार ही गया था, लेकिन कॉलेज में मैं ये सोच के गया था कि मुझे जल्दी कमाना सीखना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मुझे कहीं ना कहीं पे अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ पैसा कमाना है। और जब कॉलेज के अंदर में ये काम ढूंढ रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक काम बताया, और उसमें क्या था कि मुझे मॉल्स के अंदर में जाकर के कुछ एक्टिविटीज होती है जिसमें किसी कंपनी के प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना होता है, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को आपको बताना होता है, लोगों को जाकर के आपको एक्सप्लेन करना होता है। आप में से कई लोग कई बार मॉल के अंदर में गए, जितने भी मॉल है दिल्ली एनसीआर के, जितने भी मॉल है मैंने सारे घूमे अपने कॉलेज के टाइम। जितने मॉल है सब मॉल के अंदर में मैं कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए गया हूँ, कोई ना कोई एक्टिविटी करके वहां पे आया हूँ, कोई ना कोई प्रोडक्ट का सैम्पलिंग एक्टिविटी मैंने वहां से जाकर के जरूर की होगी। और जब मैंने वहां पे जाकर के एक्टिविटी परफॉर्म की, जब मैंने वहां पे जाकर के खुद को लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया, तो धीरे 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 करके जो डर अपने आप को प्रेजेंट करने का, वो डर अंदर में एक बार अपॉर्चुनिटी मिली, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को जानने का, तो मैंने अपने कॉलेज के अंदर में एक कंपनी को ज्वाइन किया। एक कंपनी को ज्वाइन किया जहाँ पे ज्वाइन करने के लिए लगभग 10,000 रुपए का पैकेज लेना था। मैंने वो पैकेज परचेज किया, उस पैकेज को आगे प्रमोट करना शुरू किया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ही फंस गया, कोई और मुझसे फंस ही नहीं रहा था। मैंने लोगों को बताना शुरू किया, लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू किया। ऐसे करते 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 मेरे कॉलेज के 3 साल निकल गए, और 3 साल में मुझसे ज्यादा लोग नहीं काटे। मैं तो यही समझता था कि मैं फंस गया, लेकिन दूसरा इंसान नहीं फंस पा रहा है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया। कॉलेज के अंदर में मैंने इसको कॉलेज के 3rd ईयर में ड्रॉप किया। उसके बाद में मैंने कहीं ना कहीं पे अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर में वापस किया। मैं एक चीज समझ चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज के अंदर में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अमीर लोग हैं, और वो अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पे, मैं नहीं कर पाया, तो शायद दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी, या मैं इसके लिए नहीं बना। लेकिन एक बात मैंने बाद भी रियलाइज की, और मैं आज आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, वेस्टीज के 4 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा प्लास्टिक का होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा प्लास्टिक का होता है। अगर किसी इंसान ने अपने ड्रीम्स कनेक्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, वेस्टीज से कनेक्ट कर लिया, और 6 महीने से 1 साल अगर लग करके कर ली, तो वो इंसान दुनिया में सब काम कर लेगा, लेकिन नौकरी कभी नहीं करेगा। जब मैं कॉलेज के बाहर निकला, तो एक बात तय थी, नेटवर्किंग करनी है नहीं करनी है वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात तय थी कि जॉब तो नहीं करनी है। और जब मैंने डिसाइड किया जॉब तो नहीं करनी है, तो जाहिर सी बात है, एक बात बोलते हैं कि नजरें जो आपकी ढूंढती हैं और दिमाग जो आपका सोचता है, नजरें जो आपकी ढूंढती हैं, दिमाग जो आपका ढूंढता है, ये नेचर, ये यूनिवर्स, ये कायनात उस चीज को आपसे मिलाना शुरू कर देती है। कटिंग ऑल स्टोरी शॉर्ट, 2015 मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना शुरू किया, जो कि हर एक
पढ़े लिखे स्टूडेंट की प्रथा है। हमारे इंडिया में प्रथा है कि हर एक इंसान पढ़ाई लिखाई करने के बाद में एक बार गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म जरूर डालेगा। मैंने भी उस प्रथा को फॉलो किया और मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना शुरू किया। लकीली मेरा वो एग्जाम नहीं निकल पाया और मैं इस बिजनेस के अंदर में आने के लिए तैयार होना शुरू हुआ। यानी कि अगर मैं वो एग्जाम निकाल चुका होता तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने ना ऐसे बात कर पा रहा होता। और वेस्टीज के अंदर में मुझे 2016 में इसके प्लान को जानने का मौका मिला और मैंने जुलाई महीने के अंदर में वेस्टीज को ज्वाइन किया, जब मेरे पास में कुछ नहीं बचा, जब मैंने जॉब के बारे में सोचा ही नहीं, जब मैंने ही नहीं, जब मेरे सामने कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। बोलते हैं मरता क्या नहीं करता, तो मेरे सामने लास्ट ऑप्शन वेस्टीज बन करके आया और मैंने सारे अपने, हालांकि मैं जॉब कर सकता था लेकिन मैं डिसाइड किया जॉब करूंगा नहीं। मेरी मम्मी बोलती है कि तेरे को डिग्री करने का फायदा क्या होगा, तू ग्रेजुएट है, तूने बीएससी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया, हमारा पैसा लगवाया, टाइम लगाया, तो वो करने का फायदा क्या है। मैंने बोला फायदा कुछ नहीं है, फायदा इतना है कि बस मैं यहाँ से डेवलप हो गया। फायदा ये है कि मैं यहाँ से डेवलप हो गया, मैंने वहां से सीखा है, लोगों से बात करना सीखा है, लोगों को जानना सीखा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में एक्सप्लेन करना सीखा है उन उस जगह जाकर के। और कोई फायदा नहीं है। जुलाई महीने के अंदर में मैंने ये समझा कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए फिर से काम कर सकती है, क्योंकि मुझे समझ में आया कि इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। जहाँ कॉलेज के अंदर में मैंने 10,000 रुपए खर्च किए थे उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ मुझे समझ में आया कि एक इंसान अपनी मर्जी का सामान लेकर के 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके वेस्टीज को ज्वाइन कर सकता है और ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा कमा भी सकता है। तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, वेस्टीज को। और लिटरली अगर मैंने इस बार अपने घर में बता दिया कि मैंने वेस्टीज नाम से कोई जोड़ने वाली कंपनी ज्वाइन की है, तो मेरे मम्मी और मेरे पापा मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, ये मैं जानता था कि वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी, मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। मैंने उनको बताया ही नहीं मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की है। उनको बताया कि प्रोडक्ट है, मेरा यमुना विहार में एक दोस्त रहता है, उसने मुझे बताया है, उसने मुझे बुलाया है और वो मुझे ये रिकमेंड कर रहा है, उसकी दुकान से मेरे को डिस्काउंट मिल जाता है, आप यूज करके देखो, अगर पसंद आएगा तो यूज कर लेंगे और नहीं पसंद आएगा तो चेंज कर देंगे, वापस से अपने पैटर्न पे आ जाएंगे। 127 रुपए अगले महीने की इनकम आई। कैसे? क्योंकि मैंने अपने आप को सबसे पहले इस कंपनी का कंज्यूमर बनाया। ये जो कंपनी है ये आपके लिए कब काम करेगी? जितने भी लोग यहाँ पे आज नए हैं या पुराने हैं, उन सब लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी आपके लिए तब काम करेगी जब आप इसके सिस्टम को फॉलो करेंगे। और सिस्टम का पहला स्टेप ही आपको बोलता है यूज द प्रोडक्ट, बिकम अ कंज्यूमर ऑफ दिस कंपनी, कंज्यूमर ऑफ दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अपने आप को एज ए कंज्यूमर बनाया, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया और यहाँ से रिपर्चेज मोड पे मैं आ गया। सबसे पहले अपने लिए 1,000 रुपए का, कल 1,200 रुपए का, कल 1,500 रुपए का प्रोडक्ट में परचेज कर लिया करता था। सितंबर 2016, 121 रुपए की इनकम। सितंबर महीने के अंदर में मुझे आप लोगों की तरह ऐसे ही एक सेमिनार को अटेंड करने का मौका मिला, जैसे कि आज आप इसको ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं जूम के ऊपर। मैंने ऐसा ही एक सेमिनार ऑफलाइन अटेंड किया था आज से लगभग 4 साल पहले। और वेस्टीज के अंदर में मैंने जब सेमिनार में जाकर के कुछ सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनी, जब मैंने एक इंसान को सुना जो आकर के बोल रहा था कि मैंने इस बिजनेस को 4 साल पहले शुरू किया है, मेरी आज इनकम वेस्टीज से 2 लाख रुपए है, मन में भी इस लोगों को सुन करके एक इच्छा जागी कि अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो कि इसने किया? इसके भी 2 हाथ पैर है, मेरे भी 2 हाथ पैर है, ये भी मेरे ऐसा दिखता है, ये भी इंसानी प्रकृति का है, मैं भी इंसानी प्रकृति प्रवृत्ति का हूँ। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं पे मैं भी इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता हूँ। जब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया तो मैंने काम करना शुरू किया और अक्टूबर महीने का पे आउट आया 968 रुपीज। अक्टूबर का 968 रुपीज का पे आउट आया। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे सामने, वो था रिजेक्शन। रिजेक्शन जो लोगों से मुझे मिल रही थी, लोग मुझे ना बोल रहे थे, मेरे खुद के दोस्तों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जो मेरे रिलेटिव्स थे वो बोलते नहीं किस काम में पड़ गया है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जब मैं उनकी मम्मी पापा से मिलने के लिए गया तो मेरे जो अंकल आंटी जो होते हैं, जो हमारे अंकल आंटी लगते हैं बेसिकली, उन्होंने बोलना शुरू किया कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उतना हमारा एक्सपीरियंस है, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ये काम उन लोगों का होता है जो कि पूरा जीवन निकाल चुके होते हैं, 40-50 साल के हो चुके होते हैं, जो खाली होते हैं घर से वो ये काम करते हैं। तो उनकी इन बातों को सुनते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट मंथ नवंबर में मेरा चेक हुआ 5,888 का और दिसंबर में 11,863 रुपए के चेक के साथ में सिल्वर डायरेक्टर का लेवल मेरा कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी थी कि क्या मैं इस बिजनेस को फुल टाइम ऑफ कर सकता हूँ। मैंने वेस्टीज को फुल टाइम यहाँ से सीखना शुरू किया, मैंने यहाँ से फुल टाइम करना शुरू किया और लगभग 11,000 रुपए की इनकम के बाद में जो मैं पहले जो भी काम कर रहा था वो सबको छोड़ करके मैंने फुल टाइम जब मैं आया
तो एक छोटी सी घटना मेरे साथ भी हुई, क्योंकि कुछ लोग जो नए आते हैं, जो मैंने गलती की तो आप भी गलती कर सकते हैं, जब लोग नए आते हैं तो 1 महीने 2 महीने काम किया चलेगा, लेकिन 1 महीने 2 महीने के बाद में वो बिजनेस प्लान को अंडरस्टैंड करना शुरू नहीं करते हैं। मुझे 6 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए और मैंने बिजनेस प्लान को जाना ही नहीं। मैंने बस इतना जाना कि लोगों को जोड़ना है, सामान दिलवाना है, जोड़ना है, सामान दिलवाना है, जोड़ना है, सामान दिलवाना है। और जब बिजनेस प्लान को नहीं अंडरस्टैंड किया तो मेरी इनकम हुई, मेरा जनवरी में चेक आ गया 1059 रुपए का। जब जनवरी में 1059 रुपए का चेक आया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैंने ये बोलना शुरू किया अपने क्लाइंट को कि सर क्या कंपनी ऐसी करेगी क्या? सर अभी तो मैंने उसको फुल टाइम ऑफ किया था, इस महीने का चेक 1000 रुपए का आ गया, क्या मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? अब में से कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, क्लाइंट को बोलते हैं सर मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम सर नौकरी छोड़नी, जॉब छोड़ दूंगा सर फुल टाइम करके, और जब उसके बाद में उस तरीके से उनका चेक नहीं बढ़ पाता तो उनको ठगा सा फील होता है अंदर से। ये फील होता है यार कहीं मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेस्टीज को फुल टाइम करके मैंने तो मिस्टेक कर दी। मुझे भी सेम ऐसा रियलाइज हो रहा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ मेरे क्लाइंट ने मेरे को बताया कि दिनेश जी आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, अपने नॉलेज सक्सेस प्लान पढ़ो, कंपनी की हेल्थ गाइड पढ़ो और लोगों को सिस्टम से जोड़ना शुरू करो। मैंने वो काम करना शुरू किया। खैर जो डाउट मन में आ गया था वो तो आ ही गया था, लेकिन जुलाई तक मेरा चेक 1000, 2000, 2500, 3000 तक चलता रहा और मैं इस चेक के ऊपर सर्वाइव भी कर रहा था। जब 1 साल मुझे काम करते हुए हो गया है तो मेरी फैमिली ने मुझसे पूछा कि भाई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तू डायरी पेन उठाता है, फाइल फोल्डर लेता है, घर में तू कुछ प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेकर के आया है, तूने दवाइयों का ढेर लगा दिया है, ये डब्बे शब्बे कहाँ से लेकर के आता है, तू दवाइयाँ बेचता है, क्या काम करता है? तो मुझे उनको बताना पड़ा कि मैं वेस्टीज ज्वाइन किया, वेस्टीज करता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कितने की इनकम आती है, तो मैंने कहा मेरी 12,000 रुपए की इनकम आती है। उनको दिखा सकता नहीं था कि 3600 रुपए का चेक आता है। तो वहां से जो मैंने मुझसे फैमिली में पैसा मांगना शुरू किया और पैसा मेरे पास आ नहीं रहा था, तो घर में चैलेंजेस बढ़ना शुरू हो गए। मेरी मम्मी ने मुझे एक दिन घर से बाहर निकालने की भी धमकी दी थी, अगर कल तेरी जेब में पैसा हो, शाम को तेरी जेब में पैसा हो तो घर पे वापस आइयो, और अगर ना हो तो शाम को घर आने की जरूरत नहीं। उस दिन उस जगह मैंने डिसाइड किया कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए अगर मुझे वेस्टीज से मेरे को लगता है कि मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, जिसका मुझे 100% विश्वास था, क्योंकि वेस्टीज के बारे में मेरी फैमिली ने नहीं जाना था, वेस्टीज के बारे में मैंने जाना। वेस्टीज के प्लान को, वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान को मैंने अंडरस्टैंड किया था। मेरी फैमिली नहीं जानती थी कि क्या बिजनेस और कैसे चलता है। मुझे ये मालूम था कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मुझे ये मालूम था कि कंपनी के अंदर बहुत लोग सक्सेसफुल है, और मुझे ये मालूम था कि अगर मैं भी सिस्टम को करना सीख जाता हूँ तो मैं भी इस बिजनेस में लाख 2 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच सकता हूँ। और जब मैंने इस बिजनेस के अंदर में अपने आप को कंटिन्यू किया तो मैंने मेरी फैमिली को छोड़ने के बारे में भी सोच लिया कि अगर शाम को पैसे नहीं हुए तो मैं घर नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। सवाल ये नहीं है घर नहीं जाऊंगा, सवाल ये कि घर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। इसका डिसीजन मैं पहले से ले चुका था, मुझे पहले से ही क्लियर था कि मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं शाम को घर नहीं जा पाया, मुझे अगर घर से फोन नहीं आया शाम को, तो मैं पक्का घर नहीं जाऊंगा। और मैं डिसाइड कर चुका था कि मेरे लिए एक जगह थी जो मैं कॉलेज के अंदर से जानता था, कॉलेज टाइम से जानता था, उसका नाम है बंगला साहिब गुरुद्वारा। बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर में एक गुरुद्वारा है जहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है, 24 घंटे खाना फ्री। तो खाने का इंतजाम तो हो गया, खाने का इंतजाम तो हो गया है। अब क्या करना है, अब बस वहां पे मेरे को रहने का जुगाड़ ढूंढना था। खैर लकीली मेरे घर से फोन आ गया, मैं अपने घर वापस गया। लेकिन मैंने ठान लिया कि अगर आज ये दिक्कत आ गई है, अगर आज मेरी फैमिली ने घर से बाहर निकालने के बारे में सोच लिया है, तो आज तो सोचा है, अगर 3 4 6 महीने से चलता रहा तो हो सकता है कि वो निकाल भी दे। मेरे पापा बहुत खड़ूस है, उनको बहुत मतलब एकदम ही मानो निर्दय टाइप के इंसान थे। अब तो बहुत बदल गए हैं वो, पहले तो बहुत डांट से भी उनको डर लगता था। लेकिन मैंने सोचा कि चलेगा नहीं था। जुलाई के बाद में कुछ काम करने के तरीके में चेंज किया, अपने अंदर कुछ चेंज किया, और आज जो नवंबर का चेक हुआ 15,096 रुपए, कोई ना कोई ऐसी चीज जो मेरे माइंडसेट को खराब कर रही थी, कोई ना कोई ऐसी बातें जो मैं शायद अपने खुद से अपने आप को नहीं जान पा रहा था। एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी अप्लायंस हैं, जितने भी डाउनलाइंस है, हर एक इंसान दूसरे की आंख में गिरा हुआ तिनका निकाल सकता है। दूसरे की आंख में गिरा हुआ तिनका आप निकाल सकते हो, लेकिन अपनी आंख में गिरा हुआ तिनका कभी आप नहीं निकाल पाओगे। यस और नो? अगर आप अपने डाउनलाइन की कमी को देख सकते हो, अगर आप अपनी डाउनलाइन की कमी को दूर कराने के लिए उससे बात कर सकते हो, तो आपकी कमी को कभी आप खुद से नहीं दूर कर पाओगे, क्योंकि आपको एक ऊपर से एक अप्रोच चाहिए होती है। कोई इंसान आपको देख करके आपको बताए कि आपको कहाँ सुधार करना चाहिए। लकीली मुझे अपने क्लाइंट से मिलने का मौका मिला जिनका नाम है विवेक कुमार सक्सेना सर। ही इज नोन एज द मैजिकल मैन।
इनके शब्दों में वो जादू है कि जिंदा इंसान तो छोड़िए, मुर्दा इंसान के अंदर में भी इनके शब्द वो जादू भर सकते हैं, वो शक्तियां दे सकते हैं, जिससे कि वो उठ करके खड़ा होकर के बोल सकता है यस आई कैन डू इट। और सर से मिलने के बाद में पहली बार मुझे रियलाइज हुआ मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। इसको इस बात से मैं समझा सकता हूँ कि जैसे किसी इंसान ने हनुमान जी को ये एहसास कराया था कि तुम्हें बहुत शक्तियां हैं, तो हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ था। ये दिन था मेरे लिए 28 दिसंबर 2017, जब मैं पहली बार सर से मिला और मुझे यहाँ मिलने के बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर में। वही बात को रिपीट करूंगा, अपनी आंख का कचरा आप खुद से नहीं निकाल पाएंगे, आपको एक मेंटोरशिप की जरूरत होती है, चाहे आप आज किसी भी लेवल पे। आज मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हूँ, स्टिल मुझे कोई ना कोई एक ऐसी गाइडेंस चाहिए जो मुझे ऊपर से मॉनिटर कर रही है। लोगों के साथ में क्या गड़बड़ी होती है कि वो बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, लेकिन सडन उनका चेक फिर नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो चेक है वो मेरे करने से आगे बढ़ रहा है। जिस दिन किसी इंसान को ये लग गया कि मेरे करने से चेक आगे बढ़ रहा है, उस दिन के बाद से उनका जो पतन है वो निश्चित है। वो डाउन आना शुरू हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि वो क्यों डाउन आना शुरू हो गए, लेकिन उनका बिजनेस डाउन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, और हमेशा अपनी लाइफ में कोई एक मेंटर जरूर चूज कीजिए जो आपकी सिचुएशन से आपको निकाल सकता है। बेशक आप सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, 5% पर है, 8% पर है, 11% पर है, तो आई थिंक आपको ये बात मेरी समझ में आएगी। क्योंकि इसके बाद जो मैंने बूम किया अपने बिजनेस के अंदर में, दिसंबर 2017 में 39,000 रुपए का चेक हुआ, जनवरी 2018 में ये चेक हुआ मेरा 62,000, मार्च में 84,448, अप्रैल में 1,01,199। ये पूरा पीडीएफ आप सबके पास में होगा। मैं इस इनकम हाउ आई डिड दिस, ये मैंने कैसे किया, ये मैं आपको वहां पर लेकर के आना चाहता हूँ। और जितने भी नए लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बार आपके बिजनेस में अगर वो बाहर आई, आपने उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया, आपने उन सारी चीजों को लर्न करना शुरू किया, तो इस बिजनेस के अंदर में आप बहुत बड़ी इनकम पे पहुंच सकते हैं। और एक स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, तो अगर आप 1,00,000 रुपए की इनकम को बीट कर चुके हैं, 1,00,000 रुपए की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं, तो ये बिजनेस आपको 1,00,000 रुपए से नीचे लेकर के नहीं आ सकता, अगर आपने अपने सारे सिस्टम को फॉलो किया है। उसका रिजल्ट ये मेरे चेक्स हैं, मई का 1,34,000, जून का 1,27,000, जुलाई का 1,26,000 और अगस्त का 1,50,000, सितंबर का 1,97,000। सॉरी मैं थोड़ा इसको स्किप करके फास्ट लेकर के जाऊंगा। अक्टूबर 1,92,000 रुपए की इनकम, नवंबर 1,94,000 रुपए की इनकम, और दिसंबर में मेरा पे आउट हुआ 2,08,930 रुपए। ये दिसंबर पिछले साल का था, लगभग 39,000 40,000, और जनवरी में हुआ 2,65,000, फरवरी में हुआ ये 2,72,000, और मार्च में हुआ 3,61,531 रुपए। ये 2019 पिछले साल एक महीने की इनकम थी 3,61,000 रुपए। उसके बाद में जो एवरेज चेक था मेरा लगभग 3.5 लाख रुपए अगस्त का, उसके बाद में 3,54,000 रुपए सितंबर, और नवंबर का मेरा चेक आया 3,84,132 रुपए। ये मेरी एवरेज इनकम चल रही थी, हाईएस्ट इनकम जो मैंने कमाई थी। उसके बाद में ये चेक मेरा चलता रहा, मैं इस इनकम को कमाता रहा, हर महीने 3-4 पेटी अंदर करता रहा। और अगले जो लॉकडाउन के पीरियड में भी, जब 2 महीने के लिए पूरा देश बंद था एक तरीके से, कोई इंसान में भी लगभग 4.25 लाख रुपए के आसपास का पे आउट मुझे लेने का मौका मिला इस चीज के माध्यम से। और जो हाईएस्ट इनकम मैं आज यहाँ से कमाता हूँ, जो कमा चुका हूँ, वो है 5,34,713 रुपए। लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास की इनकम पे मैं पहुंचा हूँ मात्र 4 साल के अंदर में। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा, किन चीजों को आपने फॉलो करना पड़ेगा, किन चीजों को आपने फॉलो करना चाहिए। आज 5 लाख रुपए से ऊपर का पे आउट, ना कि सिर्फ पे आउट, यहाँ से आप एक लाइफस्टाइल को भी इंजॉय कर पाते हो। और यहाँ से मैं कार परचेज कर पाया, विटारा ब्रिजा टॉप मॉडल, जो कि आज मैं ड्राइव करता हूँ। टू चेंज योर क्लास, फर्स्ट यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। इसकी बल्कि जो ट्रैवल फंड का पैसा आता है, मैं यहाँ से फॉरेन ट्रिप होकर के आया, मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, आई एम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माय फैमिली, जो कि यहाँ से प्लेन में बैठा, पासपोर्ट बनवाया और फॉरेन कंट्री भी होकर के आया। पहली कंट्री थी मेरी मलेशिया एंड फुकेट, पहली कंट्री थी मेरी मलेशिया, जो मैं स्टार क्रूज पे होकर के आया। ये कुछ वहाँ के फोटोग्राफ्स हैं आपकी स्क्रीन पर। ये लाइफस्टाइल मेरी हुई, मेरे अपलाइन विवेक सर के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। ये मलेशिया का ट्विन टावर है, जो कि बहुत
और नेक्स्ट ट्रिप जो मैंने यहाँ से किया दैट वाज थाईलैंड। सेकंड फॉरेन ट्रिप मैंने किया थाईलैंड। थाईलैंड के अंदर में भी बैंकॉक एंड पटाया, मैं वहां पर होकर के आया। और ये वहां कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये जब मैं थाईलैंड गया तो वहां पर मुझे मौका मिला एक एक्टिविटी परफॉर्म करने का। वो एक्टिविटी क्या थी? वो एक्टिविटी थी स्काई डाइविंग। जी, वर्ल्ड मोस्ट एडवेंचरस एंड डेंजरस एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अब से पहले मैं 9 फीट की दीवार से कूद नहीं पाता था, लेकिन यहाँ पर मैंने 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग मारी। 13,000 फीट की ऊंचाई छलांग मारी। और जब वो जो मेरा इंस्ट्रक्टर था जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस फोटो के अंदर में, वो उसने मुझे जब बोला ना लेट्स जंप, तो मेरे अंदर से एक ही आवाज आई। मेरे अंदर से एक ही आवाज आई और मैंने बोलना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञानी सागर जय कपीस। मैंने सोचा कि भाई आज तो क्लियर कर लूं, अगर आराम से नीचे पहुंच गया तो बिजनेस अपना है, वरना नॉमिनी को ट्रांसफर तो होना ही है। ये मेरा एक आसमान में तैरता हुआ फोटो, लोगों को पानी में तैरते हुए देखा होगा, ये आप देख लो, एक 23-24 साल का बच्चा आसमान में तैर रहा है। और ऐसी लाइफस्टाइल आपको वेस्टीज दे सकती है। नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप ने साउथ अफ्रीका का किया है। साउथ अफ्रीका की फोटोज आप देख सकते हैं। आप में जितने लोग मुझसे कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे, आपको सारे फोटोज मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मिल जाएंगे। और ये सिंगापुर का ट्रिप, सिंगापुर ना कि सिर्फ घूमने के लिए गया बल्कि एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए गया, जो कि लगभग 2 लाख रुपए खर्च किए मैंने उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, जो कि अनलीश द पावर विद इन एक सिग्नेचर प्रोग्राम है टोनी रॉबिन्स, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर है, जो कि मैं वहां पे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, मैंने क्या बोला, मैंने अपने फादर से एक बात सीखी कि उन्होंने समय पर अपने आप को, अपने बिजनेस को अपग्रेड नहीं किया। मैंने अपने आप को अपग्रेड करने के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उसके लिए लगभग 10 से ज्यादा एसटीएम, 2 बूट कैंप और डिफरेंट सोर्सेज से जहां से मुझे ट्रेनिंग्स और कोचिंग्स मिली, मैंने उसके ऊपर फोकस करना शुरू किया। ये आप देख रहे हैं कि दीपक सर के द्वारा किया गया बूट कैंप जो मैंने अटेंड किया, साथ में महबूब जी भी है कार में, आप देख पा रहे होंगे। तो यही चीज जो आप करते हैं वो डुप्लीकेट होती है, आपकी टीम भी उसको करना शुरू कर देती है। और ये माई मेंटर्स, माई गुरुज, जो कि जिनकी वजह से आज भी यहाँ पर हूँ, धर्मेंद्र मान सर, शिवम गोस्वामी सर, विनय सर, तरुण सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इनका मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि आज इनकी वजह से मुझे इतने बड़े बड़े स्टेज पर बोलने का मौका मिला। मेरे अंदर से फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ वॉकिंग ऑन फायर, फियर ऑफ एरो ब्रेकिंग, फियर ऑफ रॉड ब्रेकिंग, फियर ऑफ जितने भी डर मेरे अंदर, और हम में से जितने भी लोग यहाँ पर आज प्रेजेंट हैं, हो सकता है कि आपको हाइट का डर ना हो सकता है आग का डर ना हो सकता है कांच का डर ना हो सकता है रॉड को गले से मोड़ने का डर ना हो, लेकिन हम सब में एक डर होता है, द फियर ऑफ स्टेज, द फियर ऑफ स्टेज, लोगों के सामने बोलने का डर। तो इस प्रेस्टीज बिजनेस के अंदर में ना कि सिर्फ आप पैसा कमाते हो, बल्कि आप यहाँ से लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हो, ना कि आप फॉरेन ट्रिप्स पर जाते हो, बल्कि अपने अंदर छुपे हुए डर को भी आप बाहर निकालते हो। चाहे वो 4 लोगों के सामने बोलने का हो, चाहे 400 लोगों के सामने बोलने का, चाहे 4,000 लोगों के सामने बोलने का। ये कुछ टीम के साथ में फोटोग्राफ्स हैं, कुछ पावर ऑफ एसटीएम को लेकर के, और ये सारी चीजें, दिस वाज अबाउट मी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, बताने की कोशिश की। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया होगा। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इस मेरी जर्नी, छोटी सी जर्नी से कुछ नया सीखने की कोशिश की, कुछ नया जानने की कोशिश की होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। आज मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, आज मैं अपनी जर्नी से क्या चीज कर सकता हूँ, उसके ऊपर में आते हैं। बहुत कम समय लूंगा, आने वाले 15 मिनट मैं आपके लूंगा कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी में मैंने जब शुरू किया, शुरुआत के अंदर में, तो सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आज भी याद है कि 2016 में जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, तब मेरा बिजनेस नहीं बढ़ा था, बल्कि जब मैंने अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया था, तब मेरा बिजनेस बढ़ा था। और आज जब मैंने सेशन शुरू किया तो मेरा मन तो था कि मैं इस टॉपिक को सबसे पहले ले लूं, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया था, मुझे ऐसा गाइड किया गया था कि इसमें मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी का पार्ट भी थोड़ा सा रखना है, तो मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी को पहले खत्म करने के बारे में सोचा। लेकिन मेरा मन था कि ये टॉपिक को मैं आपके सामने डिस्कस करूं, क्योंकि जब मैं इस मीटिंग के अंदर में आया तो मैंने देखा कि मीटिंग का टाइम 3 बजे प्रमोटेड था, बट 3 बजे शायद बहुत सारे लीडर्स तक ज्वाइन नहीं हुए।
आई डोंट नो महबूब जी विल अलाउ मी और नॉट, मुझे ये बात करने के लिए अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन 3 बजे बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हुए। क्यों ज्वाइन नहीं हुए? क्या आपको टाइम का पता नहीं था? ये मीटिंग 3 बजे स्टार्ट होनी थी, क्या 3 बजे स्टार्ट नहीं हो सकती? हो सकती थी। लेकिन 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करेगी। चाहे आप ब्रोंज के लेवल पे हैं, चाहे आप 8% के लेवल पे हैं, चाहे आप डायमंड के लेवल पे हैं, चाहे आप क्राउन के लेवल पे हैं। 3 शब्द जो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। डू यू हैव डायरी एंड पेन? ईच वन ऑफ यू डायरी एंड पेन है आपके पास में? डायरी एंड पेन? यस सर। आप में से जितने लोग कैमरा ऑफ करके बैठे होंगे, अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे दिखेगा ना कि आप लेट करके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या बैठ करके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या आपके पास में डायरी पेन है या डायरी पेन नहीं है, तो कैसे मालूम चलेगा मुझे? ओके, थैंक यू सो वेरी मच। मैं खुद भी डायरी पेन लेके बैठता हूँ। इस बिजनेस के अंदर में इस बिजनेस के अंदर में क्या चीज है जो आपको दूसरों से अलग करेगी? इस बिजनेस के अंदर में आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले सुना होगा। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने कोई कंपनी कभी ना कभी ज्वाइन की होगी। आप में से कई लोग होंगे जिनको उनके किसी रिलेटिव ने, उनकी किसी फ्रेंड ने पहले की कंपनी के बारे में, ये प्लान के बारे में बताया गया होगा। आप में से कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने देखा होगा, अरे उसने भी की थी, उसने भी की थी, उसका भी नहीं हो पाया, उसका भी नहीं हो पाया। वाई? आप पूछेंगे सर क्या वेस्टिज में सब लोग सक्सेसफुल है? नो। क्या वेस्टिज में जो ज्वाइन करता है वो सब सक्सेसफुल हो जाते हैं? नहीं। कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं वेस्टिज के अंदर में? वेस्टिज के अंदर में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपने आप को दूसरों से अलग बनाते हैं। वेस्टिज में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपने आप को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ ब्रांड। अब एक सवाल आप सब लोगों से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ब्रांड? आप ब्रांड से क्या समझते हो? व्हाट इज कॉल्ड अ ब्रांड? मैं आपको ब्रांड की परिभाषा समझाता हूँ। ब्रांड की परिभाषा क्या होती है? मैंने एक बार अपने लिए पेन ऑर्डर किया। मैंने अपने लिए एक बार एक पेन ऑर्डर किया। मैंने पार्कर का पेन ऑर्डर किया। पार्कर इज अ ब्रांड। पार्कर इज अ ब्रांड। मैंने पार्कर का पेन ऑर्डर किया और उस पेन की निब टूटी हुई थी। उस पेन की निब टूटी हुई थी और उस पेन को मैंने मेल करके कंपनी के सपोर्ट सिस्टम पे बात करके उनको अपनी क्वेरी दी। उस कंपनी ने ना कि मेरी क्वेरी को रिजॉल्व किया, ना कि सिर्फ मेरे पेन को रिटर्न लिया, बल्कि मुझे 2 पेन भेजे। दैट्स कॉल्ड अ ब्रांड। अब एक सवाल है कि हु विल मेक यू अ ब्रांड? यू योरसेल्फ ओनली कैन मेक योरसेल्फ अ ब्रांड। तो इस बिजनेस के अंदर में अगर आपने कामयाब होना है, आप किसी भी इंसान को देख लो, सिद्धार्थ सिंह इज अ ब्रांड, शिवम गोस्वामी इज अ ब्रांड, तरुण कनौजिया इज अ ब्रांड टुडे। यस और नो? महबूब आलम जी इज अ ब्रांड। समझ रहे हैं? किसी भी इंसान को देखिए, कोई भी सक्सेसफुल इंसान, सोनू शर्मा जी इज अ ब्रांड, एसपी भरेल जी इज अ ब्रांड। कोई भी इंसान का नाम लीजिए आपकी लाइफ में जो भी है। मैं 50, 60 हजार, 1 लाख की बात नहीं कर रहा। मैं इस इंडस्ट्री में इसकी बात कर रहा हूँ जो इंसान आज के टाइम पे 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वो क्यों कमा रहे हैं? मैं आपको 50,000 कमाने का फॉर्मूला नहीं, मैं बिजनेस में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमाने का फॉर्मूला आप देना चाहता हूँ। अगर आपने वो फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया तो उस फॉर्मूले के ऊपर पे 50,000 तो आएगा ही आएगा, 1 लाख तो आएगा ही आएगा। लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे 1 करोड़ रुपए की इनकम, 1 करोड़ रुपए की इनकम के लिए। आर यू रेडी? आर यू प्रिपेयर्ड? यस यस और नो? सर। ओके, तो अपनी डायरी पे 3 शब्द लिखिए। अपनी डायरी पे 3 शब्द लिखिए। लिखिए क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखिए आपकी डायरी में 3 चीजें लिखिए, क्रेडिबिलिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लिखना जानते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना जानते हैं तो मैं आपको समझा रहा हूं, वो चीज समझ जाइए, काम चल जाएगा।
क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है बिफोर द टास्क। ये तीनों बातों का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से है। ये तीनों शब्द मिलते जुलते हैं, तीनों का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से है। क्रेडिबिलिटी का मतलब भी लगभग लगभग सेम है, अकाउंटेबिलिटी का लगभग मतलब भी लगभग लगभग सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी लगभग लगभग सेम है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्रेडिबिलिटी जो बिफोर द टास्क होती है, बिफोर द टास्क। भाई महबूब जी ने आज की मीटिंग लगाई 3 बजे, ठीक है, तो महबूब जी की क्रेडिबिलिटी ये कहती है कि 3 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। महबूब जी की क्रेडिबिलिटी ये कहती है, ये ड्रीम राइडर्स ग्रुप जो है, ये ड्रीम राइडर्स ग्रुप के जो लीडर्स हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी ये कहती है, जितने भी नए लोग आ जाए होंगे पिछले 2 3 4 5 10 हजार अटेंड करने के बाद में, उनकी क्रेडिबिलिटी ये कहती है कि ये मीटिंग 3 बजे शुरू होनी है तो हो जाएगी। क्या आप में से किसी को डाउट है कि आज बारिश आ गई तो? ये डाउट है कि महबूब जी घर में हो या ना हो? ये डाउट था कि मीटिंग शुरू होगी या नहीं होगी? किसी को डाउट था? नो, कोई डाउट नहीं था। क्यों? क्योंकि दिस इज क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस की सुशांत जी की, इनकी क्रेडिबिलिटी है कि मीटिंग शुरू होनी है। एक्शन से पहले बिल्ड हुई। एंड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी कम्स आफ्टर द टास्क। आफ्टर द टास्क, जब आपने अपने आप को टास्क असाइन किया। अगर आज की ट्रेनिंग में मैंने आपको कुछ बोला, उसके बाद में अपने आप को अकाउंटेबल किया, यानी कि बिफोर आफ्टर द टास्क आपको मिला टास्क, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी का। जिस दिन चलेगा इस ग्रुप के अंदर में कि सर मैं इस वीक के सेमिनार में, जो अगला वीक सेमिनार, महबूब जी अगली डेट कौन सी आपकी? नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे को जब मेरा सेमिनार होगा, तो अगले सेमिनार में की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेमिनार को भरने की, अरे अपने एक डायरेक्टर अगर 10-10 लोगों को लेकर के भी आएगा और 50 डायरेक्टर इस ग्रुप के अंदर में है, तो 500 लोग होते हैं मीटिंग के अंदर में। अगर हर एक ब्रोंज डायरेक्टर अपने 10-10 लोगों को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, तो ये इवेंट ना कि सिर्फ हिट होगा बल्कि सुपर हिट होगा। यस सर। हुआ आज वट एवर इज द नंबर, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं एक इंसान के सामने बोल रहा हूँ 10 लोगों के सामने, क्योंकि मेरे सामने तो मेरी पिक्चर नजर आ रही है। आपको देखने के लिए मुझे दूसरी स्क्रीन पे टर्न करना पड़ता है कि अच्छा और लोग भी बैठे हो, अदरवाइज मुझे लगता है कि मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। ये सर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 10 लोग हैं, 20 है या 50 है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज के सेमिनार का या इस तरीके के सेमिनार जो होते हैं हर महीने हर हफ्ते, उस सेमिनार का रिस्पॉन्स, उस सेमिनार का रिजल्ट आपकी टीम में बढ़ना शुरू हो जाए, उसके लिए आपको अपनी टीम को डे 1 से सेमिनार में कनेक्ट करना पड़ेगा। आप 5% पे हैं, 8% पे, 10% पे, कनेक्ट योर ऑल डाउनलाइंस, कनेक्ट योर ऑल ज्वाइनिंग पीपल टू दिस सेमिनार। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, ये तय होगा अकाउंटेबिलिटी से। आपने अपने अपलाइन को आज ही मैसेज करना है, आज ही मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे जाकर के अपने अपलाइन को, जो भी आपका इमीडिएट अपलाइन है या एक्टिव अपलाइन को मैसेज कीजिए, सर अगले सेमिनार में मेरे 50 लोग आने वाले हैं, अगले सेमिनार में मेरे 10 लोग आने वाले हैं, अगले सेमिनार में मैं 5 लोगों को लेकर के आऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। कि जब अगले महीने अगले हफ्ते आपसे पूछा जाए कि आज आपकी टीम से कितने लोग आए, तो आप बोल सके सर 50 बोला था, 60 आ गए। यस और नो? तो दिस इज क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये तीनों में अलाइन करते हैं आप खुद को, जब तीनों में अलाइनमेंट होता है, तब आप इस बिजनेस के अंदर में अपने आप को ब्रांड बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, किसी ब्रांड के बारे में बात बताइए, किसी ब्रांड के बारे में सोचिए जिसको आप एज ए ब्रांड मानते हैं। किसको आप एज ए ब्रांड मानते हैं? रिलायंस को किसको आप एज ए ब्रांड मानते हैं? एयरटेल को किसको एज ए ब्रांड मानते हैं? एरो को, विराट कोहली को एज ए ब्रांड मानते हैं? कौन है ब्रांड? ब्रांड वो है जो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस रिप्रेजेंट करने में क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों को निभा रहा है। हु इज अ ब्रांड? अगर आज मैंने इस कंपनी से कपड़ा खरीदा और इसमें कोई भी कमी निकली, जो उन्होंने मुझे क्लेम की थी नहीं होगा, रुआ नहीं आएगा, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, जल्दी खराब नहीं होगा, कलर नहीं निकलेगा, और अगर इसमें ऐसा हुआ
सो दिस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट ब्रांड कि वो मेरा ये सूट को चेंज करके मेरे को नया देगा. यस और नो? यस. यस सर. व्हाट इज अ ब्रांड? विराट कोहली इज अ ब्रांड. ही नो हिज रिस्पांसिबिलिटीज. उसको पता है कि अगर टीवी पे आकर के मैं अल्कोहल का एक ऐड करूंगा तो मुझसे जितने यूथ इंस्पायर होते हैं वो सारे लोग अल्कोहल लेना शुरू कर देंगे. एक बार सचिन तेंदुलकर को एक अल्कोहलिक कंपनी का अल्कोहल जो बेवरेज बनाती है वो अल्कोहल का यानी कि शराब आम भाषा में कहें तो उस कंपनी ने अप्रोच किया कि हम आपको इतना रुपया एंडोर्समेंट का देंगे, आपको बस टीवी पे आकर के इसका ऐड करना है, इसके साथ में खड़े होना है. मालूम उन्होंने क्या किया? मना कर दिया सामने से. इतना पैसा मिल रहा था कि करोड़ों रुपया कुछ 5 मिनट टीवी पे, 5 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड टीवी पे आने का उनको मिल सकता था. और सचिन तेंदुलकर नोज दैट ही इज अ ब्रांड. उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है हजारों लाखों युवाओं की कि अगर उन्होंने टीवी पे आकर के एक बार बोल दिया कि इस अल्कोहल को मैं पीता हूँ, मैं आपको पीना चाहिए, तो हो सकता है कि इस देश का युवा गर्त में जाना शुरू कर दे और वो सब लोग उस विराट कोहली के या सचिन तेंदुलकर के कहने पे वो अल्कोहलिक हो जाएं. दैट्स कॉल्ड अ ब्रांड. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बिहेव लाइक व्हाट यू वांट टू बिकम. दैट विल मेड यू अ ब्रांड. आप जो बनना चाहते हैं उसके जैसा बिहेव करना शुरू कर दीजिए. आप गौतम वाली बनना चाहते हैं, उनके जैसा बिहेव करना शुरू कर दीजिए. आप एसपी भरल बनना चाहते हैं, उनके जैसा बिहेव करना शुरू कर दीजिए. आप सिद्धार्थ सिंह बनना चाहते हैं, उनके जैसा बिहेव करना शुरू कर दीजिए. आप दिनेश कर्दम बनना चाहते हैं, उनके जैसा बिहेव करना शुरू कर दीजिए कि वो इस जगह पर क्या एक्शन लेते, वो इस जगह पर क्या डिसीजन लेते, वो क्या करते, ये आपने डिसाइड करना है. और जब आपको लगे कि वो ये काम कर लेते, आज की मीटिंग है, आज की मीटिंग में आने का बहाना बनाते, वो बोलते महबूब जी मेरा नेट खत्म हो गया, मेरा लाइट नहीं आ रही है, मेरा वाईफाई खत्म हो गया, सो व्हाट? दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि मुझे 3 बजे यहाँ होना है एंड आई वाज ऑन द करेक्ट टाइम. मैं 3 बजे अवेलेबल था आपकी मीटिंग के अंदर. यस और नो? दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी एंड माय क्रेडिबिलिटी आल्सो. अगर मैं मीटिंग में महबूब जी को कॉल करते, सर 15 मिनट हो गए सर, आ जाओ सर, तो व्हाट इज माय क्रेडिबिलिटी? मुझे तो लोग ये सोचेंगे ना कि यार ये तो हर समय मीटिंग में लेट ही आता है. समझ रहे? तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या बिल्ड करने वाले हैं. और आपकी सक्सेस, आप में से एक सवाल, कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? एक सवाल, आप में से कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ सब लोग के हाथ अपनी दूसरी स्क्रीन पर. ओके, सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं. परफेक्ट. आप मुझे एक बात बताइए, आपके और आपके सक्सेस के बीच में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है आपके और आपकी सक्सेस के बीच में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? मान लेते हैं ये आप है, मान लेते हैं ये आप है और ये आपकी सक्सेस है. ठीक है, अपनी डायरी में बनाइए, यहाँ पर लिखिए यू, यहाँ पर लिखिए यू, यू का मतलब आप, और यहाँ पे लिखिए सक्सेस. यू एंड सक्सेस, ये गैप है. यू एंड सक्सेस, ये आप और ये आपकी सोच, ये आपकी सक्सेस है. यहाँ आपको पहुंचना है. सक्सेस क्या हो सकती है आपके लिए? 5 लाख रुपए का चेक. क्या हो सकता है? नेम, फेम, लाइफस्टाइल. क्या है आपके लिए सक्सेस? ये आपकी सक्सेस है, ये आप हैं. ये बीच का गैप क्या है? क्वेश्चन मार्क. ये क्या है? दिस इज कॉल्ड चेंज. दिस इज कॉल्ड चेंज. आप और आपकी सक्सेस के बीच में जो गैप है, दैट गैप विल बी ओवरकम बाय द चेंज ओनली. आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा. बोलते चेंज इज द ओनली परमानेंट वर्ड इन दिस वर्ल्ड. सो चेंज योरसेल्फ. चेंज करना बहुत जरूरी है. अब चेंज क्या करना है? कुछ, जैसे आप पहले रहते थे, जैसे आप पहले बोलते थे, जैसे पहले आप चलते थे, जैसा पहले आप पहनते थे, जैसे पहले आप दिखते थे, जैसे पहले आप, जो मर्जी, सब कुछ चेंज करना है. सिस्टम रिबूट करना है. ये बात मान लीजिए. एक स्टोरी के माध्यम से आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. एक बार क्या होता है, एक जंगल में, स्टोरी सुना दूं आपको, चलेगा? एक स्टोरी सुना दूं? यस सर. एक बार एक जंगल में क्या होता है, एक पेड़ होता है. पेड़, एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा होता है और एक मूर्ति होती है. एक पेड़ के नीचे एक पत्थर होता है, एक मूर्ति होती है. और जो मूर्ति होती है, वो मूर्ति को लोग
नारियल होता है, उनके हाथ में पूजा का सामान होता है, उनके हाथ में माला है, उनके हाथ में धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती होती है, और उस मूर्ति की पूजा करने के लिए ये दूर तक लाइन लगी होती है, दूर तक लाइन लगी होती है। तो वो जो इंसान होता है, वो जो मूर्ति होती कहता है, वो पत्थर उस मूर्ति से पूछता है कि हे मूर्ति, जरा एक बात बता, तू भी तो एक पत्थर है, मैं भी एक पत्थर हूँ, तुझ में ऐसी क्या खास बात है कि लोग तुझको पूजने के लिए लंबी लाइन में खड़े हुए हैं और मेरे पास तक कोई नहीं आ रहा। पत्थर मूर्ति से पूछता है कि तुझ में ऐसी क्या खास बात है कि तुझसे मिलने के लिए, तुझको पूजने के लिए लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पत्थर को देती है कि हे पत्थर भैया, बोलती है हे पत्थर भैया, याद करो वो दिन। मूर्ति उस पत्थर को बोलती है, याद करो वो दिन आया था और उठा करके लेकर के गया था। याद करो वो दिन जिस दिन आपको वो मूर्तिकार उठा करके लेकर, छोटी सी छनी से जब आप पे वार किया तो आप टूटने लगे थे, आप टूटने लगे थे, और जब आप टूटने लगे थे तो मूर्तिकार को एहसास हुआ कि ये वो पत्थर नहीं है जो मूर्ति में कन्वर्ट हो सकता है, वो को तो यहाँ रख करके चला गया, लेकिन वो मुझे अपने साथ में ले गया। और जब वो मुझे अपने साथ में ले गया तो दिन भर तक, सुबह से लेकर शाम तक, वो अपनी हथौड़ी से मध्यम मध्यम मुझ पे डेली वार करता था, डेली अपनी हथौड़ी से, छेनी से डेली मुझ पे वार करता था, और डेली मैं उस दर्द को सहती थी, डेली मुझ पे वार करता था, डेली मैं उस पे सहती थी। अगर उस दिन आपने वो वार सह लिया होता, अगर उस दिन आप ना टूटे होते, तो शायद आज मेरी जगह पर आप होते और लोग आपकी पूजा करने के लिए इतने लंबी लाइन लगा के खड़े होते। इस स्टोरी के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को लाइफ में एक मौका मिलता है एक मूर्ति बनने का, लेकिन जब चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आते हैं, प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आते हैं, तो वी आर नॉट रेडी एंड वी आर नॉट रेडी टू अडेप्ट द चेंज। हम टूट जाते। जरा चार लोगों ने मना कर दिया, रिजेक्शन आ गई, तो हम टूट गए। अब तो अपने बस की बात नहीं। दो लोग बिजनेस छोड़ के चले गए तो बोलते हैं जी हमारे बस की बात नहीं। कोई इंसान आ गया तुम्हारे पास में, कोई इंसान आ गया, वो बोलता है कि अच्छा आप 6 लाख वाली कंपनी कर रहे हो, हमारी 2 लाख। कोई इंसान आपके पास में आया, वो बोलता है कि तुम्हारी 6 लाख वाली कंपनी है, हमारी तो 2 लाख वाली है, हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारी कंपनी आसान है। अगर मैं आपकी जगह होता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ पता है, अच्छा आपकी कंपनी आसान है, आसान काम तुम करते ही नहीं है। भाई आपकी कंपनी आसान है ना, आसान काम तो हम करते ही नहीं है, मुश्किल है तो बता। भाई आपने बोला 6 लाख वाली, 2 लाख वाली आसान है, आसान काम हम करते ही नहीं है, हमारे जिगरे में ही नहीं है कि हम आसान काम करें। क्योंकि जो इंसान मुश्किलों को सहता है, जितना मुश्किलें उसके सामने आते हैं, उतनी बड़ी सक्सेस उसको मिलती है। मैंने तो यही सीखा, और मैंने अपने आप को अडेप्ट, चाहे टीम छोड़ के चली जाए, चाहे आ जाए, अपने पे फर्क नहीं पड़ता, अपने पे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो पता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न योरसेल्फ लाइक अ सन। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, अगर आपको इस वेस्टीज के बिजनेस में आगे जाना है, आपको एक ब्रांड अपने आप को बनाना है, तो खुद को जलाना तो पड़ेगा। डेली 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 छेनी हथौड़ी की वार तो सहनी पड़ेगी, वरना मौका है आपके हाथ में, छोड़ दो, फोन उठाना छोड़ दो, मीटिंग्स में आना छोड़ दो, सेमिनार्स में आना छोड़ दो, अपने लोगों को सेमिनार में बुलाना छोड़ दो, गिव अप कर दो। आपके अलावा कोई और इंसान वहां बैठा होगा, कामयाब तो कोई ना कोई इंसान होगा, आपके अपलाइन किसी को तो कामयाब करेंगे। आपके ऊपर है कि आप उनकी बात को मान करके, फॉलो करके अपने अंदर वो चेंज लेकर के आएंगे या नहीं लेकर के आएंगे। एक एक्टिविटी आपको देता है, छोटी सी एक्टिविटी आपसे परफॉर्म कराऊंगा, एक छोटी सी एक्टिविटी जो मैं आपको देना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों के पास में पेन है? पेन, पेन है? मेरा पेन गिर गया नीचे। पेन है? पेन ऐसे दिखाइए, आपके जिस हाथ में पेन है, जिस हाथ से आप लिखते हैं उस हाथ को ऊपर कीजिए ऐसे करके। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो
अगर राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड दिखाइए, अगर राइट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड दिखाइए। किस हाथ से आप लिखते हैं दिखाइए, आपका पेन, आई कैन सी यू। रितु राइट हैंडर है, आप भी राइट हैंडर है, कृष्ण मोहन जी भी राइट हैंडर है, मैं भी राइट हैंडर हूँ। कोई लेफ्ट हैंडर है यहाँ पे लेफ्ट हैंडर? अच्छा कोई बात नहीं। अभी क्या करना है आपने, जिस हाथ में आपका पेन है उस हाथ से इसकी निब खोल करके अपनी डायरी में आपने लिखना है। क्या लिखना है मालूम? आपने लिखना है, लिखिए एक्सरसाइज एक छोटी सी, लिखिए गुड मॉर्निंग सर, लिखिए गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज दिस, लिखिए माय नेम इज दिस एंड आई विल अर्न 1 लाख रुपीज इन इन्वेस्टमेंट। ये लिखिए एक्सरसाइज। क्या लिखना है? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज दिस एंड आई विल अचीव 1 लाख रुपीज इनकम इन वेस्टेज, या आई विल अर्न 1 लाख रुपीज इन वेस्टेज। लिखिए एक्सरसाइज है अभी। अब मैं आपसे कुछ कराऊंगा। कितने लोगों ने लिख लिया? लिख लिया? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज दिनेश, या माय नेम इज महबूब, माय नेम इज कृष्ण मोहन, माय नेम इज रूबी कुमारी, ऐसे करके गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज दिस एंड आई विल अर्न 1 लाख रुपीज इन इन्वेस्टिंग। कितने लोगों ने लिखा? तो भी लिखा आपने? ओके, अभी क्या करना है आपने, अब इस पेन को अपने उल्टे हाथ में पकड़िए। जो राइट हैंडर्स है जिस हाथ से लिखा है उसके दूसरे हाथ में पकड़िए, दूसरे हाथ में पकड़िए, दूसरे हाथ में पकड़िए, पकड़ लिया। अब सेम लाइन को इस हाथ से लिखिए, लिखिए। अगर आप राइट हैंडर हैं तो लेफ्ट से लिखिए, अगर लेफ्ट हैंडर हैं तो राइट से लिखिए। मुश्किल हो रही है? मुश्किल हो रही है? हाथ कांप रहा है? रुकने का मन कर रहा है? रुकने का मन कर रहा है? मन कर रहा है आज क्या क्या सिखा रहा है, ये क्या क्या काम करवा रहा है, उल्टे हाथ से लिखवा रहा है हमसे, कभी जिंदगी में नहीं लिखा हमने। मन कर रहा है छोड़ देने का, सेंटेंस ना कंप्लीट करूं, मन कर रहा है छोड़ देने का। दिस इज कॉल्ड चेंज। ये है चेंज। मन करेगा व्यक्ति छोड़ देने का, मन करेगा आज छोड़ दूं, मन करेगा मुझसे नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर आपने इस उल्टे हाथ से अगर आपने लिखना शुरू किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा। बट पता है क्या है, अभी आपका मन कर रहा है छोड़ दे यार, नहीं हो पा रहा, छोड़ दे। हाथ कांप रहा है? नहीं कांप रहा? कांप रहा है ना? छोड़ने का मन कर रहा है ना? किसने लिखा? लेफ्ट हैंड से लिखा किसने? दिखाओ जरा। एक सेकंड। लिखा नहीं? लिखना। सेंटेंस पूरा नहीं हुआ ना आपसे? दिस इज कॉल्ड चेंज। क्या फर्क है एक सिविलियन और एक आर्मी पर्सन में? क्या फर्क है? एक सिविलियन और कमांडो में क्या फर्क है? फर्क है। जब एक सिविलियन एक कमांडो बनता है, जब एक सिविलियन आर्मी को ज्वाइन करता है, फोर्स को ज्वाइन करता है, तो ना कि उसकी ट्रेनिंग सिर्फ राइट हैंड से होती है, बल्कि उसकी ट्रेनिंग लेफ्ट हैंड से भी होती है। उसको सिखाया जाता है कि अगर गलती से लड़ाई में, जंग में इसकी सीधे हाथ में गोली लग गई या सीधा हाथ ना रहा, तो एक उल्टे हाथ से थोड़ी बहुत फायरिंग करके अपने आप को जिंदा बचा करके वापस मैदान से बाहर गया। एक सिविलियन में और एक ब्लैक कैट कमांडो के अंदर में, एक आर्मी पर्सन के अंदर में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है कि हमसे उल्टे हाथ से लिखा भी नहीं जाता और वो लोग उल्टे हाथ से गन चलाने की प्रैक्टिस करते हैं। ये फर्क है अपने आप के ऊपर अपग्रेड करने में, अपने आप के ऊपर काम करने में। दिस इज द चेंज। आप में से कितने लोग ये चेंज लाने के लिए रेडी हैं? अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्बैलेंस करना पड़ेगा। अगर अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो लाइफ को थोड़ा सा इम्बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, अगर लंच के टाइम पे लंच हो रहा है और डिनर के टाइम पे डिनर हो रहा है, तो आपकी लाइफ एकदम बैलेंस चल रही है। एकदम बैलेंस चल रही है, मतलब आपकी डाइट बैलेंस चल रही है।
इसको थोड़ा सा इम्बैलेंस करना है। ब्रेकफास्ट का पता नहीं कहाँ है, लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, डिनर के टाइम पे पता नहीं क्या हो रहा है। 2 रोटी मिली, चुपके से चोरों की तरह घर में आया, खटखटाया, देखा कि खाना है नहीं है। मेरी जूम मीटिंग फिनिश हुई रात को 11 बजे, देखा घर में कुछ रखा नहीं रखा है, जो मिला खा करके गुजारा किया। उसके बाद दूसरी मीटिंग की। अभी तक सुबह से मैं मीटिंग में हूँ, सुबह से खाना नहीं खाया अभी तक। कितने बजे हैं अभी? 4 बज गए। 4 बज गए, सुबह से खाना नहीं खाया अभी, कॉन्टिन्यूस मीटिंग में हूँ। 8 बजे शुरू हुआ मेरा आज का दिन, सुबह 8 बजे से वर्किंग शेड्यूल की बात करें, 8 बजे से मीटिंग शुरू हुई, 8 बजे के बाद 4 बजे में खाया नहीं है मैंने। क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ को टोटली इम्बैलेंस कर चुका हूँ। मुझे पता है कि आज की प्रायोरिटी क्या है। हम क्या करते हैं अभी 24 घंटे के अंदर में, जब एक नया इंसान वेस्टीज में आता है, 24 घंटे के अंदर में सारा काम फिक्स होता है। 24 घंटे में क्या काम करते हैं? जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फैमिली को देखते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, और क्या करते हैं बताइए? और क्या करते हैं? कोई हॉबी वगैरह होती है, गेम्स वगैरह खेलते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, और क्या काम करते हैं बताइए? सोते हैं, सोते हैं, शादी फंक्शन अटेंड करते हैं, और क्या करते हैं बताइए? 24 आवर्स में हम ये सब काम करते हैं। लाइफ में हम मैनेज कर रहे होते हैं, मैनेज कैसे कर रहे होते हैं पता है? अभी जब एग्जाम आए तो सोने का टाइम कम कर दिया, पढ़ने का टाइम बढ़ा दिया, हाँ है ना? जब कोई फंक्शन आया, जब कोई फंक्शन आया, परिवार में शादी आई, तो फैमिली का टाइम बढ़ा दिया, पढ़ने का टाइम कम कर दिया। जब जॉब के अंदर में गए तो जॉब का टाइम बढ़ा दिया, फैमिली का टाइम कम कर दिया। तो हम क्या कर रहे होते हैं एक्चुअली में? मैनेज कर रहे होते हैं लाइफ को। हम सबकी लाइफ मैनेजमेंट में चल रही होती है, कैसे टाइम ऊपर नीचे करना है। जब आप वेस्टीज में आते हैं तो वेस्टीज में हम वेस्टीज को क्या टाइम देते हैं पता है? वेस्टीज को बचा कुचा टाइम देते हैं, वेस्टीज को बचा कुचा टाइम देते हैं, जिसको आम भाषा में हमारे यहाँ पे बोलते हैं खुरचन। समझते हैं खुरचन? पूरा दूध मलाई सब खत्म होने के बाद जो निकलती है लास्ट में, उसको खुरचन बोलते हैं, बचा कुचा टाइम। जब आप यस सर। वेस्टीज को बचा कुचा टाइम देते हो तो वेस्टीज भी आपको बचा कुचा पैसा देती है। कितने लोगों को महीने का आज भी 50 रुपया आता है, 100 रुपया आता है, 150 रुपया आता है, क्या मिल रही है आपको वेस्टीज से? इसको खुरचन बोलते हैं, बचा कुचा। जो बचा वो दे दिया आपको। भाई जब आप वेस्टीज को अपने टाइम की खुरचन देते हो, अपने टाइम का बचा कुचा टाइम देते हो, तो आपको भी तो वेस्टीज बचा कुचा पैसा देगी ना। जो इंसान वेस्टीज को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है, जो इंसान वेस्टीज को सबसे ऊपर रखता है, आज संडे है, मेरे पास में मौका था कि मैं बाहर जाकर के एंजॉय कर सकता था, घर के अंदर फैमिली को टाइम दे सकता था, लेकिन मैं डिसाइड किया 3 बजे सेमिनार में आना है तो आना है। तो आपने वेस्टीज को अपनी आज की फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। जब वेस्टीज को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे देते हो और वेस्टीज को आप अपना इंपॉर्टेंट बचा कुछ टाइम नहीं, अपने इंपॉर्टेंट टाइम जैसे शेड्यूल को बनाते हो और वेस्टीज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, तो वेस्टीज भी आपको बढ़िया पैसा और सक्सेसफुल लाइफ देना शुरू कर देती है। वेस्टीज भी आपको खुरचन देगी अगर आप उसको बचा कुछ टाइम दे रहे हो। ये आपको डिसाइड करना है, प्रायोरिटी बनानी है अपनी जिंदगी के अंदर कि हमें कहाँ पहुंचना है, क्या अचीव करना है, क्या लाइफस्टाइल मेरे को चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। एक एक्टिविटी आपके लिए है मेरे पास में, छोटी सी एक्टिविटी। आप लोग के कितने लोगों के पास में अभी पॉकेट में पर्स है, आपका पर्स, या आपके पास नोट है, नोट, रुपी नोट, रुपी नोट। एक नोट निकालिए उसमें से, 10 रुपए का या 5 रुपए का या 20 रुपए का या जितने का भी नोट है आपको, उसमें नोट निकालिए। अभी देखो जादू करूंगा मैं आपके सामने, ये नोट वहां से उड़ करके मेरी जो जेब में आ जाएगा। देखो मैंने सीखा है मैंने, अपना जो भी आपके पास नोट है वो बाहर निकालिए। कितने का निकाला जी आपने? कितने का नोट है ये? 2000 रुपए का, 500 रुपए का, 10 रुपए का, ओके। और किस किस के पास में है नोट? दिखाइए एक बार जरा। ओके, ये अभी क्या करना है, इस नोट को ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, एक बार फोल्ड कर दीजिए, हाँ एक बार, बस एक बार।
अब ये नोट आपका कितने का है? 100 रुपए का है। आप बताइए कितने में चलेगा ये? कितने में चलेगा? 100 रुपए में चलेगा। इसको एक बार और मोड़ दीजिए, एक बार और मोड़ दीजिए। अब कितने में चलेगा? 100 में चलेगा। एक बार और मोड़ दीजिए इसको। हाँ, मोड़िए। कितने में चलेगा? अगर आपका 500 का नोट है, कितने में चलेगा? 500 में ही चलेगा। अच्छा, इसको एक बार ऐसे मोड़ दीजिए ऊपर से, फिर से मोड़ दीजिए, फिर से मोड़ दीजिए। कितने में चलेगा? आप 500 का नोट है, 500 में चलेगा। उसको एक बार और मोड़ दीजिए। मेरे पास है नहीं, मैंने करके दिखाता, मेरा वॉलेट दूसरे रूम में रखा है। बट कितने में चलेगा बताइए? अगर 500 रुपये नोट है तो 500 में ही चलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चाहिए ये है कि भारत सरकार ने इस नोट की एक वैल्यू तय की है। भारत सरकार ने इस नोट की एक वैल्यू तय की है, जो इसको मोड़ दो, गंदा कर दो, कुछ भी कर दो, ये चलेगा उतने में। चाहे आप इस नोट के ऊपर वो लिख दो, वो लिखते हैं ना, कुछ पेन से लिख देते हैं, पूनम बेवफा है, क्या लिखते हो, क्या नाम था उसका? सोनम गुप्ता बेवफा है। अगर आपने नोट पे लिखा ना सोनम गुप्ता बेवफा है, तो वो 100 रुपए में चलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? वो नोट की एक वैल्यू है, वो भारत सरकार ने उसकी वैल्यू बनाई है। तो भारत सरकार ने उसकी जो वैल्यू बनाई है वो उतने में ही चलेगा। अभी आपकी भी एक वैल्यू है, आप भी इस नोट की तरह हो, आपकी भी एक वैल्यू है। आप अपनी वैल्यू किस तरीके से आंकते हो? कोई इंसान आपको रिजेक्ट करता है, आकर के तोड़ता है, मरोड़ता है, मना करता है, ये करता है, वो करता है, नेग्लेक्ट करता है, दूसरी कंपनी का प्लान दिखाता है। हम दूसरी कंपनी वाले से मिलने के लिए जाते हैं, हमको लगता है हम उसको प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, हम कभी कभी उसको मोटिवेट करने के लिए जाते हैं, खुद ही डिमोटिवेट होकर के आ जाते हैं। जो शुरुआत के चैलेंज होते हैं, जो मैं भी जिसमें फंसा था, जो आप भी जिसमें फंसेंगे, हम सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए जाते हैं, लेकिन सामने वाले को मोटिवेट करने के चक्कर में वो 4 डाउट हमारे ऊपर डालता है, हम वहां से डाउट लेकर के आ जाते हैं। हम गए तो थे उसको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन हम उससे डाउट लेकर के आते हैं। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपको अपनी वैल्यू का एहसास नहीं होता, जब आपको ये डाउट होता है कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना, ये शायद मैं इतनी बड़ी सक्सेस के लिए नहीं बना, ये शायद ये लोग। जब आपको अपने ऊपर विश्वास कम होता है, जब आपको अपनी वैल्यू का नहीं पता होता, तब आप सामने वाले को जाते हैं मोटिवेट करने के लिए, तब आप सामने वाले को जाते हैं इंस्पायर करने के लिए, और आप वहां से डाउट लेकर के आ जाते हैं। सामने वाले को अपनी कंपनी का प्लान दिखाने के लिए गए थे, उसकी कंपनी का प्लान देख करके आ गए। हम तो करते ही नहीं है बात। आप देख पूछ लो महबूब जी से, सामने वाले जहां पे हमारी रिटेलिंग नहीं होती, जहां हमारी रिटेलिंग नहीं होती, जहां पे सामने वाला हमारे प्लान को नहीं सुनता, जहां पे सामने वाला हमसे कुछ, हमारा उस बिजनेस से फायदा नहीं है, जिस जगह पे 4 लोग खड़े हैं और वहां पे रिटेलिंग की बात नहीं हो रही, जिस जगह पे 4 लोग खड़े हैं वहां अगर वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान की बात नहीं हो रही, जहाँ पे 4 लोग खड़े हैं वहां वेस्टीज की बात नहीं हो रही, हम तो निकल जाते हैं वहां से। क्योंकि हमें अपनी और अपने टाइम की वैल्यू पता है। मुझे पता है कि मैं इससे बहस कर सकता हूँ, मुझे पता है कि इसको मैं गलत प्रूव कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं इसके साथ में बातों में जीत सकता हूँ, लेकिन वो मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है। वो मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है, वो मेरे टाइम को वेस्ट कर देगा। यहाँ पे क्या होता है, हर एक इंसान, क्योंकि वेस्टीज ने इतना इतना फ्रीडम दिया है ना, इतना आत्मनिर्भर बनाया है कि हर इंसान जा करके भिड़ना शुरू कर देता है नेटवर्क पर। जब एक 5% का आदमी, 8% का आदमी एक किसी कंपनी के 5 लाख रुपए कमाने वाले से, 1 लाख रुपए कमाने वाले से जाकर के मिलेगा, तो वो क्या होगा करके आएगा? डाउट ही लेकर के आएगा ना। तो अपनी वैल्यू क्रिएट कीजिए कि मुझे अपना टाइम कहाँ देना है। एक तो हमने बोला हुआ है महबूब जी की जाकर के सबसे भिड़ो, जाकर के सबसे मिलो, तो लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि एक 8% वाला बंदा जाकर के 1 लाख वाले बंदे को जाकर के प्लान दिखा करके आता है। वो गया था उसको मोटिवेट इंस्पायर करने के लिए, बेचारा खुद ही डाउट लेकर के आ गया। अब आकर के पूछता है सर वेस्टीज में ऐसा, सर वेस्टीज में वैसा, सर वेस्टीज कैसा है, सर ये ऐसा है, ये वैसा है, सर मैं तो नहीं कर सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? नॉलेज लेने तो से पहले अपने ही, आप को, हाँ जी, नॉलेज लेने से पहले ही चले जाते हैं। नॉलेज लेने से पहले अपने आप की वैल्यू पहले तय कीजिए ना। आप 10 रुपए के नोट है, 100 रुपए के नोट है, 500 के हैं या 2000 के हैं,
एक आम सवाल जो मेरे सामने आया करता था, मैं जानता हूँ आप सब लोगों के सामने आता होगा, एक आम सवाल मेरे सामने था कि जब लोग मुझसे पूछते थे कि आपने कितना कमाया, आपने कितना कमाया। मेरे एक एसोसिएट है, अभी ज्वाइन किया उन्होंने 1-2 महीने पहले। उनकी मम्मी, एक लेडी है, उनकी मम्मी उनसे पूछती है कि तो अपने सर का चेक दिखाती है 5 लाख रुपए का, इनका चेक 1 लाख रुपए का दिखाती है, तेरा कितना आया। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, बोला सर, मैंने बोला हाँ सर, मेरी मम्मी पूछती है कि तेरा कितना आया, मेरी मम्मी पूछती है कि तेरा 1 लाख कब आएगा। तो मैंने उनको गाइड किया फोन पे, मैंने बोला कि आप ना मार्केट जाओ। बोले अच्छा सर। मैंने कहा वहां से ना एक आम की गुठली लेकर के आना। क्या लेकर के आना है? आम की गुठली। आम की गुठली लेकर के आना है। तो आम की गुठली लेकर के आना, और वो आम की गुठली ला करके अपनी मम्मी को दे देना। मैंने बोला कि आम की गुठली ला करके अपनी मम्मी को दे देना, और अपनी मम्मी को बोलना कि मम्मी सामने वाले गार्डन में, हमारे घर के सामने या गमले में या कहीं पे भी इस गुठली को बो दो, ठीक है, इतना करवा देना। बोली हाँ ठीक है। बोले सर फिर पैसे आ जाएंगे? मैंने बोला आज के बाद जब आपकी मम्मी ये पूछे कि तेरा कब आएगा, तो उनको सिर्फ इतना बोल देना कि मम्मी जब आपकी आम की गुठली का पेड़ बन जाएगा, जिस दिन आपके फल आ जाएंगे, जब आपके पेड़ पे आम लगना शुरू हो जाएंगे, उससे पहले मेरा 1 लाख आ जाएगा। प्रैक्टिकल है ना। सामने वाला यस सर। आपसे पूछा तुम्हारा कब आ जाएगा, तो समय लगता है भाई, रात रात का गेम नहीं है। रात रात में आपने गुठली बोई, आपने ज्वाइन किया, कल को लाख रुपया आ जाएगा। टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, हार्डवर्क लगता है, सीखना पड़ता है, समझ रहे? तो ये सारी चीज लगती है। तो मैंने उनको ये आंसर दिया प्यारा सा, वो समझ गई कि उनको मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि सर मेरा कब आएगा। आपसे भी लोग पूछते ना कि सर मेरा कब आएगा, सर मेरा 1 लाख कब आएगा। जब भी आपसे कोई इंसान पूछे कि सर मेरा 1 लाख कब आएगा, तो आप उनसे बोल देना कि एक गुठली लेकर के आओ आम की, और उसको बो दो। और जब उस पे पेड़ लग जाएंगे, जब उस पे पेड़ पे आम लग जाएंगे, आपके फल निकलने से पहले, गारंटेड आपके फल निकलने से पहले आपका वेस्टेज में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया आ जाएगा, आपके फल आने से पहले, ये गारंटेड। इतना समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको बताता हूँ। आपने भिखारी देखा? भिखारी, कभी भिखारी रोड पर आप जाते हैं, भीख भीख मांगने के लिए आते हैं ना, कभी गाड़ी के पास आते हैं, कभी स्कूटर के पास, बाइक के पास, भिखारी देखा होगा आपने। भिखारी को तुरंत पैसा चाहिए होता है, मालूम? तुरंत गाड़ी के पास में गया, नॉक नॉक किया, तुरंत पैसा चाहिए, 30 सेकंड तक नहीं मिला वो आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे? एक आपने मजदूर देखा है? मजदूर, मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर होता है, दिहाड़ी मजदूर, उसको दिन का पैसा चाहिए होता है, दिन का। आज काम करो, आज की दिहाड़ी दो, कल का कल देखिए। एक मजदूर को दिन का पैसा चाहिए होता है। एक जॉब करता है इंसान, जॉब, जो जॉब करता है, नौकरी, एक नौकरी वाले को महीने का पैसा चाहिए, महीने का पैसा चाहिए। मतलब आज 30 दिन काम कर लिए, 30 दिन का पैसा दो, अगर 2 महीने पैसे नहीं मिले, मैं जॉब पे नहीं आ सकता। यस और नो? यस। जो अपना छोटा मोटा काम करता है, जो दुकान खोलता है, अपनी दुकान खोली, कुछ रोजगार शुरू किया, कुछ और काम शुरू किया, उसको 6 महीने के अंदर पैसा चाहिए होता है, 6 महीने के अंदर। उसको 6 महीने में पैसा चाहिए। 6-7 महीने में आया तो बहुत बढ़िया, वरना उसको डाउट होना शुरू हो जाता है कि उसने कोई गलत बिजनेस शुरू कर दिया लगता है। और एक होता है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन 5 साल का वेट करता है कम से कम। बिजनेसमैन 5 साल का टाइम लेके चलता है कि 5 साल करके देख लेते हैं पैसा आएगा या नहीं। मालूम है जो मैंने आपको बताया है, भिखारी, मजदूर, जॉब पर्सन, अपना छोटा मोटा दुकान खोलने वाला व्यापारी, और एक बिजनेसमैन जो बड़ा बिजनेसमैन, इन सब लोगों में से जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए, जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए, वो उतना गरीब है। समझ में आ रहा है? जिसका कम पेशेंस है, जिसका जितना कम पेशेंस है, उसको उतना कम पैसा आ रहा है। अब आप बताओ किसको जल्दी पैसा चाहिए? आप में से कितनों को जल्दी पैसा चाहिए? किसको अभी चाहिए तुरंत? बताओ, तुरंत किसको चाहिए अभी? बताओ किसको आज चाहिए? आज की सर, आज मैंने पीवी कर दिया, कल से मुझे पैसा दिलाओ बालिक की तरफ से। सर आज मैंने 500 पीवी कर दिया है, मुझे आज का पैसा दिलाओ बालिक से, बात ही खत्म, कल मैं तरीका हम करूंगा। समझ रहे हैं?
तो जिसको जितना जल्दी पैसा चाहिए वो उतना गरीब होता है, उतना गरीब होता है। बिजनेस को 3 साल के कमिटमेंट के साथ में करना शुरू कीजिए। गुजरात की कहावत है, मालूम, गुजरात की एक कहावत है कि 999 दिन, गुजरात की कहावत है। गुजराती कोई है यहाँ पे मेरे साथ में? है गुजराती भाई? कोई मारवाड़ी वारवाड़ी है कोई यहाँ पे गुजराती? गुजरात की कहावत है 999 दिन तक ये नहीं पूछना कितना कमाया कितना गवाया। 999 दिन तक कोई बिजनेस शुरू किया ना आपने, 999 दिन तक ये नहीं पूछना कितना कमाया कितना गवाया। 999 दिन के बाद ये पूछना कितना बचा कितना कमाया कितना गवाया, क्या हिसाब किताब है। क्योंकि 999 दिन तो आपने जितना पैसा लगाया है उतना पैसा रिकवर करने में, जुटाने में, ये करने में, वो करने में, बिजनेस को स्टेबलाइज करने में निकल जाते हैं। यस और नो? यस और नो? तो हमको अपने आप को ये तय करना है कि हमको कितना जल्दी पैसा चाहिए। जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो इस बिजनेस में आने के बाद में आपको अपने ड्रीम पे काम करना होता है, ड्रीम्स पे। और आपको पता है ड्रीम देखना और ड्रीम बनाना एक कला है। ड्रीम देखना और ड्रीम बनाना एक कला है। और ड्रीम लिखने में बहुत जिगरा लगता है, ड्रीम लिखने में बहुत जिगरा लगता है। एक बार एक रिसर्च हुई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की कि उनके कुछ स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च की, एमबीए के कोई बिजनेस कोर्स के कोई स्टूडेंट थे, उन पे रिसर्च हुई। उन सब से पूछा गया कि आपका लाइफ का गोल क्या है, आपके 10 साल बाद का गोल क्या है लाइफ का। और उनमें से जितने भी लोग थे उन लोगों में से मात्र 10% लोगों ने अपना गोल रिटर्न में लिखा। रिटर्न में जो ड्रीम था उस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट किया और रिटर्न में लिखा कि आने वाले 10 साल बाद में मैं इतने रुपए के टर्नओवर पे होऊंगा, ये मेरी लाइफस्टाइल होगी, मेरे पास ये कार होंगी, ये घर होगा, इस जगह में रह रहा हूंगा। 10% लोगों ने अपना गोल लिखा। उसमें से कुछ परसेंट लोगों ने, एग्जैक्टली फिगर मैं भी भूल रहा हूं, कुछ परसेंट लोगों ने उस गोल को बोला, जुबान से बोला। और मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास में 10 साल का कोई गोल नहीं था। मेजॉरिटी पीपल के पास में 10 साल का गोल नहीं था। और वो 10 साल कंप्लीट होने के बाद में जब उन सारे स्टूडेंट को जाकर के वापस से मिला गया तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने बताया कि 10 साल के बाद में जिन लोगों ने अपना गोल रिटर्न में लिखा था, रिटर्न में उनके पास गोल था कि 10 साल में उनको क्या चाहिए, जिनके पास में गोल था कि 10 साल के बाद में मेरा बिजनेस कहां पहुंचेगा, जिस इंसान के पास में ये रिटर्न में था कि वो कहां पे होगा, वो लोग, उन सब लोगों की, जितने लोग जो सर्वे में शामिल थे, उन सब लोगों की इनकम का, उन सब लोगों के टर्नओवर के कई गुना ऊपर थे जिंदगी में, कई गुना। ड्रीम्स को लिखना बड़ा जरूरी है। हर कोई ड्रीम्स को लिखने की पावर को नहीं जानता। आपसे बोला जाता है ना कि ड्रीम्स को लिखिए, गोल चार्ट बनाइए, गोल विजन बोर्ड बनाइए। आप में से कितने लोगों का विजन बोर्ड है? विजन बोर्ड, ओके। जिसका नहीं है विजन बोर्ड बनाइए। और ड्रीम देखना कला है, ड्रीम देखना शुरू कीजिए छोटे से, छोटा छोटा ड्रीम देखिए ना, छोटा ड्रीम देखिए, उसको पूरा कीजिए। क्यों आप सोचते हैं कि जब आप 5,000 रुपए कमाएंगे तभी आपका ड्रीम पूरा होगा? क्यों आप सोचते हैं जब आप 1,00,000 रुपए कमाएंगे तभी आपका ड्रीम पूरा होगा? अरे छोटे छोटे ड्रीम देखिए, उनको पूरा कीजिए। छोटा ड्रीम देखिए, उसको पूरा कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा। छोटे छोटे ड्रीम देख करके पूरा करने पे आपकी कॉन्फिडेंस जाएगा। अभी आप नए हैं, ठीक है, आपका 500 रुपए का चेक बना। जब 500 रुपए का चेक बना तो क्यों नहीं ड्रीम बनाते कि मैं छोटे मोटे लोकल पेन से नहीं लिखूंगा, 500 रुपए का पार्कर पेन लेकर के आऊंगा। 500 रुपए का पार्कर पेन लेकर के आइए। किसी इंसान के सामने आपकी डायरी पेन खुलेगी तो आपकी औकात उसकी औकात के सामने भारी रहेगी हमेशा। चाहे आपका 500 रुपए का चेक हो, लेकिन वो 500 रुपया भारी रहेगा आपके ऊपर। जब आपका चेक 1,000 रुपए का आता है तो क्यों नहीं आप गोल बनाते कि क्यों ना अपनी मम्मी को 1,000 रुपए की साड़ी गिफ्ट कर दो, क्यों ना अपनी वाइफ को 1,000 रुपए की साड़ी गिफ्ट कर दो। गोल बनाइए ना 1,000 रुपए का। जब आपका 2,000 रुपए का चेक बनता है तो क्यों नहीं आप गोल बनाते कि 2,000 रुपए की शर्ट लेकर के आऊंगा, ये लोकल शर्ट नहीं पहनूंगा मैं, आज के बाद अपने आप को क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बनाइए ना छोटा मोटा गोल, कीजिए ना पूरा। 100 रुपए का गोल बनाइए ना, बोलिए ना कि 100 रुपए का पेन अपने पापा को ले आकर के दूंगा। क्यों नहीं आप पूरा कर रहे हैं अपने गोल को? क्योंकि हमने ये मान लिया है, क्योंकि हमको गोल ना देखना आता है, ना बनाना आता है, ना उसको पूरा करना आता है। जब 10,000 रुपया होगा तब गोल बनाएंगे, वाह जी वाह।
मैंने डे 1 से गोल बनाया, छोटे छोटे गोल पूरे करने शुरू किए, छोटे छोटे गोल पूरा करते करते, छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा करते 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 आज बड़े बड़े ड्रीम्स पूरा करना मैंने शुरू किया। तो ड्रीम्स देखना शुरू कीजिए, ड्रीम देखना एक कला है, और ड्रीम को लिखिए भी, ड्रीम को लिखना शुरू कीजिए और आपके विजन बोर्ड पे उसकी पिक्चर बनाइए, छोटे छोटे सपने को पूरा कीजिए और सपने पूरे करने से आपके अंदर में बड़ा ड्रीम पूरा करने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आपको इतनी सी? आप में से कितने लोगों के घर में विजन बोर्ड है? आप में से कितने लोगों के घर में व्हाइट बोर्ड है? आप में से कितने लोगों के घर में मार्कर है? मैंने क्लाइंट सीखी थी जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, बोलते थे मार्कर मैन हैज मोर मनी। आज जिस किसी घर में बोर्ड और मार्कर है, व्हाइट बोर्ड और मार्कर है, वो इंसान ज्यादा पैसा कमा रहा है। आप देख लो भीड़ में, आप में से कितने लोगों के पास में व्हाइट बोर्ड और मार्कर है? देखो महबूब जी के पास में व्हाइट बोर्ड मार्कर है, पैसा कमा रहे हैं वो, 2 लाख रुपए का चेक कमाया उन्होंने, गाड़ी परचेज की है। आप भी व्हाइट बोर्ड खरीद दो, मार्कर ले आओ, आप भी कमा लो। भाई जब व्हाइट बोर्ड मार्कर को खरीदेगा, जब आप व्हाइट बोर्ड और मार्कर खरीदोगे तो व्हाइट बोर्ड और मार्कर किसी को दिखा करके इंप्रेस थोड़ी करोगे, आई हैव व्हाइट बोर्ड और मार्कर। जब व्हाइट बोर्ड और मार्कर खरीदोगे तो उस व्हाइट बोर्ड मार्कर पे गोले गोले बनाना शुरू तो करोगे ना, गोले गोले बनाओगे, इनकम निकालोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, कैलकुलेशन करोगे, बोर्ड ट्रेनिंग्स करोगे, मीटिंग्स करोगे, कुछ तो करोगे। और जब वो करना शुरू करोगे तो आपका चेक बनना शुरू हो जाएगा। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? आप में से कितने लोग अपने 10 साल का विजन, अपने 10 साल का टारगेट, अपने 10 साल का गोल, अपने 10 साल का ड्रीम लिखने को तैयार है? बहुत बढ़िया। और इस बिजनेस को करना है कम से कम 3 साल की कमिटमेंट के साथ में। 3 साल तो जैसे आपको बताया ना गुजराती कहावत 999 दिन, ये पूछना नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना इनकम आई, कितनी प्रॉफिट आई, पूछ मत लेना उधर कितने का चेक आया है, पूछ मत लेना कितने का चेक आएगा मेरा, नहीं, 3 साल का कमिटमेंट। एक छोटी सी कैलकुलेशन में आपको लेकर के जाता हूं। हर एक इंसान अपने घर के लिए मान लेते हैं, बिजनेस शुरुआत कैसे होती है, कंज्यूमर लेवल से शुरुआत होती है। मान के चलते हैं कि आपने 3 साल का कमिटमेंट किया, ठीक है, आप क्लाइंट के साथ में 3 साल का कमिटमेंट किया, 3 साल आपने कमिटमेंट किया और आपने 3 साल अपने आप को कंसिस्टेंसी स्कीम के साथ में जोड़ा, 3 साल तक आपने कंसिस्टेंसी स्कीम के साथ में जोड़ा, तो 3 साल तक कंसिस्टेंसी स्कीम का मतलब है 60 पीवी मिनिमम। 60 पीवी का मतलब हुआ 2000 रुपए का बिजनेस। अभी 3 साल के अंदर में कितने महीने हुए, कितने महीने हुए? 36 महीने हो गए। और 36 महीनों में आपने 2000 रुपए का सामान परचेज किया। कितने रुपए का सामान परचेज किया जी? 2000। कितना हुआ टोटल? 72,000 54,000 रुपीज का सामान परचेज किया। 54,000 रुपए का सामान आपने परचेज किया। 72 सर, 72 72,000 सर। 7,200 36 महीने में तो फ्री प्रोडक्ट भी तो मिलता है, अभी तो बताएंगे हम। अगर 36 महीने आपने सामान लिया है तो 36 महीनों में से 4 महीने की स्कीम होती है, 4 महीने, 4 महीने, कम से कम 9 बार आपको प्रोडक्ट फ्री मिला, 9 बार। तो 36 माइनस 9 कितना बचा? 27। 27 महीने आपने मतलब कि सामान परचेज किया, 9 महीने आपको फ्री प्रोडक्ट मिला। 36 महीने में से आपने 27 महीने वेस्टीज का प्रोडक्ट परचेज किया कंसिस्टेंसी स्कीम के अंदर में, और आपने 9 महीने आपको फ्री प्रोडक्ट मिला। गेटिंग माय पॉइंट? तो 27 महीने आपने 2000 रुपए के हिसाब से प्रोडक्ट परचेज किया, तो 27 महीने में 2000 रुपए से मल्टीप्लाई किया तो 54,000 रुपए का आपने बिजनेस किया। 54,000 रुपए का प्रोडक्ट आपने वेस्टीज कंपनी से खरीदा, 54,000 रुपए की आपकी एक तरीके से ये बिजनेस करने की कीमत होगी। ठीक, जब आप ये 2000 रुपए का सामान परचेज करेंगे, 54,000 रुपए का सामान परचेज करेंगे, तो महीने में सारी स्कीम लगा करके, सारी स्कीम आप लगा दीजिए, जोड़ लेना, मैं आप सारी कैलकुलेशन करके आया हूँ, मेरे पास डायरी में सब रिटर्न में है। सारी कैलकुलेशन लगा करके कम से कम आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है महीने का 500 रुपए के हिसाब से। 500 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलता है आपको, 10% आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है महीने की परचेज करने का,
कुछ आपको इनवॉइस स्कीम पे मिल जाता है, फर्स्ट इनवॉइस पे मिलता है, कुछ आपको यहाँ वहाँ का प्रोडक्ट जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आपको रिटर्न में सेव कर दूंगा। 500 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। अब 27 गुणा 500 करो, कितना आया? 27 गुणा 500, 27 गुणा 500, 13,500। 13,500। Yes. 13,500 का आपको फ्री प्रोडक्ट मिला। कुछ फ्री प्रोडक्ट मिला, कुछ आपकी अकाउंट में इनकम आई, कुछ आपको कैशबैक मिला, 8% का 5% का सब लगा दिया मैंने, 500 रुपए में निपटा दिया। अब 9 बार आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा 1250 रुपए के हिसाब से। 1250 रुपए के हिसाब से 9 महीने आपको फ्री प्रोडक्ट मिला। 1250 गुणा 10,800 हो गया, कितना हो गया? 10,800। 11,250। 11,250 जब आप 54,000 में से तो निकल करके आएगा लगभग 30,000 के अप्रोक्स निकल करके आएगा। कितना आया? 30,000 आया। 30,000 मान लीजिए, कितना है नौकरी जी एग्जैक्ट? जी सर, वैसे ही कैलकुलेटर नहीं है मेरे हाथ में। 30,000 आया मान लेते हैं। अभी 30,000 को डिवाइड कर दो 36 से, 30,000 को डिवाइड कर दो 36 से, कितना आया? 900 कुछ कौन आया बताएगा सर। पहले? मेरे पास है रिटर्न में, मैं बता सकता हूँ। 950 रुपए निकल के आया। 950। जब 950 रुपए इतने आया या फालतू आया? किस किस का इतना आया? ऐसे ही है सर, 900 कुछ रुपए। 900 कुछ, 950। जी। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस है जो महीने की 950 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मिलता है आपको? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 950 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मिलता है और उस 950 रुपए में अपने घर के लिए प्रोडक्ट भी लेकर के आ रहे हैं? कोई नहीं सर। उस प्रोडक्ट को आपने फेंक भी दिया, उस प्रोडक्ट का छिलका भी फेंक दिया, उसको आपने झाग वाग में डाली, बहा दिए, सब हो गया। 950 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे कौन सा बिजनेस आप शुरू करेंगे? बताइए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप 950 रुपए की इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं? प्रेस्टीज के अंदर वीआईपी आपको फ्री मिलनी है, बीएलसी अभी कंपनी ने कंप्लीट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी ट्रेनिंग फ्री मिलनी है, कोई पैसा आपका लगना नहीं है। 950 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 3 साल तक करनी है। 950 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 3 साल तक करनी है। अगर आप रेडी हैं तो इसका कमिटमेंट लीजिए। कमिटमेंट लीजिए कि मैं 3 साल तक अपने आप को कंसिस्टेंसी स्कीम में डाल करके 950 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में प्रेस्टीज का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। 950 रुपए महीने का बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, शुरू कीजिए और 3 साल के बाद में आप महीने का लाख रुपए से ऊपर कमा रहे होंगे। ये पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी 1 महीने में रफा दफा हो जाएगी। वरना मेरी कैलकुलेशन निकाल लो, 4 साल गुणा 12 महीने, 2,000 रुपए का बिजनेस और पूरा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ये सब लोग कमिटमेंट कीजिए और एक कमिटमेंट नोट आज ही अपने अपलाइन को भेजिए, अपने एक्टिव अपलाइन को भेजिए, अपने जो भी आपकी इमीडिएट अपलाइन है उनको भेजिए। कमिटमेंट नोट लिखिए आज ही कि सर मैं आपसे 3 साल तक इस बिजनेस को कमिटमेंट के साथ में करने का, विद इन्वेस्टमेंट, विद मंथली इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस करने का आपसे कमिटमेंट करता हूँ। 3 साल पहले हिलूंगा नहीं। अपलाइन जो भी है उस स्क्रीनशॉट, उसके मैसेज का स्क्रीनशॉट ले ले करे तो उसको दिखा दे, देख भैया तूने कहा 3 साल तक बिजनेस में टिकेगा, अभी 3 साल हुए नहीं है, मैं तो टिका हूं, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, आप निकल गए हो। कल को कोई इंसान दिनेश के साथ में ज्वाइन होता है और वो बोलता है कि सर मैंने आपके साथ में ज्वाइन हुआ लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया, तो मैं दिखाऊंगा ना, देख भाई तेरा मैसेज, तूने कहा 3 साल कमिटमेंट देने के लिए बट तू 3 साल टिका नहीं, तू तो टिका नहीं, लेकिन मैं आज भी पैसे कमा रहा हूँ। समझ रहे हैं? इस बिजनेस के अंदर में जब लोग नए लोग ज्वाइन करते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, मैं आपको कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग पे लेकर के जाना चाहता हूँ। 3 तरीके के लोग होते हैं इस बिजनेस में। जब लोग ज्वाइन होते हैं तो 3 तरीके के लोग होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, आपके सामने एक बाउल है, बाउल, बाउल समझते हैं? बाउल, भगोना बोलते हैं हिंदी में, भगोना। आपके पास में एक भगोना है, 3 भगोने हैं, 1 2 3, ए बी और सी। आपके 3 भगोनों के अंदर में आपने पहले भगोने में आपने थोड़ा पानी गर्म किया और आपने हॉट वाटर
भगोने के अंदर, बाउल के अंदर में गर्म पानी के अंदर में आपने अंडे डाले। क्या डाले? अंडे। एग डाला। क्या होगा बताइए? क्या होगा? एग सॉफ्ट हो जाएगा? एग सॉफ्ट हो जाएगा? यस सर। यस, ओके। दूसरा भगोना लिया आपने। दूसरे भगोने में आपने पानी के अंदर में, गर्म पानी के अंदर में कुछ मार्बल्स डाले, कंचे, मार्बल्स, कंचे। आपने दूसरे भगोने में कंचे डाले पानी के अंदर में, गर्म पानी के अंदर में कंचे डाले और गर्म पानी किया। क्या होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा भगोने लिया आपने। तीसरे भगोने के अंदर में आपने गर्म पानी किया और गर्म पानी के अंदर में आपने क्या डाला? आपने कुछ कॉफी बीन्स डाले, कॉफी बीन्स डाले, कॉफी से कॉफी बनती, कॉफी बीन्स डाले गर्म पानी के अंदर में। तीसरे भगोने में आपने गर्म पानी के अंदर में कॉफी बीन्स डाले। क्या होगा बताइए? डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो कोई जाएगा। चेंज कर देगा। क्या पानी को ही चेंज कर देगा? डिसॉल्व हो जाएगा, पानी को ही चेंज कर देगा। जब इस बिजनेस में लोग ज्वाइन करते हैं तो 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला इंसान, पहली वाली जब कोई इंसान उनको सिचुएशन देता है, कोई इंसान को रिपर्चेज नहीं करता, उनके टीम में आता है, ज्वाइन करता है, छोड़ देता है, रिजेक्ट करता है, बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं। सर अब तो नहीं हो पाएगा, सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, सर मेरे बस की नहीं है, सर शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मार्बल की तरह होते हैं, मार्बल की तरह, सेकंड टाइप ऑफ पीपल, उनका फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, नेगेटिव करे पॉजिटिव करे तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैं सेकंड टाइप के जैसा था। जब मैं इस बिजनेस में आया था सेकंड टाइप के जैसा था, मार्बल के जैसा था। अपने को कोई नेगेटिव करने के लिए फर्क ही नहीं पड़ता था। मोटिवेट करने के लिए पहले की सहारे की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज मैं तीसरी तरीके का इंसान बन गया हूँ। तीसरी तरीके का इंसान कौन होता है? जस्ट लाइक कॉफी बीन्स। वो जहां जाता है वहां के माहौल को अपने जैसा बना लेता है। तीसरी तरीके का इंसान, जैसे महबूब जी, जैसे सुशांत जी, जैसे विवेक ब्रह्मचारी जी, जैसे रूबी जी है, जैसे और जितने भी लोग हमारे साथ में, कृष्ण मोहन जी है, ये सारे लोग आज अपने आप को थर्ड कैटेगरी में लेकर के आ चुके हैं। ये जहां जाते हैं वहां के माहौल को अपने ऐसा बना लेते हैं। आपको भी जहां जाना है वहां पे माहौल को अपने ऐसा बनाना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि किसी और से मिलने के लिए गए थे, उसको मोटिवेट करने के लिए गए थे, वहां से डाउट लेकर के आ गए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको आज कुछ सिखाने की कोशिश की। आज शायद आपने कुछ नया सीखा हो, आज आपने शायद कुछ मुझसे कुछ आप लेकर के गए हो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सॉरी टू take the extra time from your valuable time. Thank you so very much all of you. Thank you for inviting me, Mehboob ji and all Dream Riders team. Thank you so very much everybody for being here with me. Thank you everybody. Thank you so very much. Over to Mehboob Alam. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए और इतनी शानदार ट्रेनिंग देने के लिए। सर मैंने इससे पहले आपसे बहुत सारी ट्रेनिंग ली है और हर ट्रेनिंग में कुछ अलग और कुछ नया सीखने को मिलता है, ये सबसे बड़ी चीज है। थैंक्स सर, थैंक्स अलॉट। आज बहुत सारी नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट को आपने रखा और बिल्कुल सही है सर कि हम अगर 3 साल का कमिटमेंट लेकर के आए तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम सक्सेस ना हो। और मैंने भी अपनी आम की गुठली लगा ली है, अभी वो पौधा बना है और उसको बेरियों से घेर के रखा है और पूरा विश्वास है सर कि 3 साल में वहां से बहुत अच्छे फल आएंगे। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ और जो भी नए लोग हैं उनको भी मैं यही कहूंगी कि सर ने जो भी कहा, एक एक शब्द को हमें अपनी लाइफ में लेके आना है, नेटवर्क मार्केटिंग में और अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम फॉलो करें इन चीजों को तो वाकई कामयाबी हमसे कतई दूर नहीं जाएगी, हम कामयाबी के करीब आते जाएंगे। तो सर हमारे बीच कुछ नए लोग होंगे, तो अगर आपकी अनुमति हो, आपके पास 10 मिनट और टाइम हो तो कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं हम? तो सर से किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं तो जल्दी जल्दी अपने हैंड रेज कर दीजिए सर, अभी 10 मिनट है हमारे साथ। सिर्फ 5 लोग को लेंगे हम, सिर्फ 5 लोगों को। जिस 5 लोगों का हैंड रेज पहले होगा उनको नंबर, उनको मौका मिलेगा, तो जल्दी करें। जी सर अनम्यूट कर दीजिए पंडित संतोष शाह सर को। जी उनको अनम्यूट का रिक्वेस्ट कर दिया है। पंडित
संतोष जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी जी। संतोष जी। जी संतोष जी, सर अपना अपने आप सवाल को रख सकते हैं। अनम्यूट करें जी। संतोष जी अपना सवाल पूछिए सर, सर आपको सुन रहे हैं। सर शायद संतोष जी हमें नहीं सुन पा रहे हैं, तो तब तक समय को ना बर्बाद करते हुए मैं अगला नाम लेना चाहूंगी आशुतोष आर्यन सर का। जी सर आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत ही अमेजिंग सेशन था सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा एम है कि मैं फरवरी 2021 तक कुछ 20,000 रुपए की इनकम पे पहुंच जाऊं सर। उसका स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर लिया सर। मेरे कुछ 5 लेग्स हैं, बट इनिशियल जो हमारे इस मंथ का बहुत सारा बेनिफिट्स है सर। अगस्त मंथ में कि 100 पीवी का 200 हो रहा है। बट मेरे दोस्तों को जिनको भी मैंने आज बताया ये प्लान, उनको ये चीज बार बार रिपीट करने के बाद भी आज वो ये चीज कर नहीं रहे सर। 2 दिन बाकी है और आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि इस 2 दिन में तुम एक पूरे महीने का एक वो जनरेट कर सकते हो। पूरा एडिशन तुम्हारा नेक्स्ट महीने में चला जाएगा। ये चीज उनके अंदर से नहीं आ रही सर। मैं इस चीज को आगे क्या करूँ, मतलब अब नेक्स्ट मेरा क्या होना चाहिए सर? कि जब कभी आप, अभी मैंने सीखा था ये मीटिंग में, अभी आपकी मीटिंग में आने से पहले मैं जो रियल एस्टेट था मैं वहीं सीख करके आया हूँ कि लोग कब आपकी बातों से इंस्पायर नहीं होते, लोग कब आपकी बातों से मोटिवेट नहीं होते, लोग कब आपके द्वारा कई हुई बातों को नहीं फॉलो कर रहे हैं, जब आपने उनके ऊपर अपने गोल या अपने ड्रीम या अपनी इंटेंशन को आपने खो पाए। जब तक उनसे नहीं निकलेगा कि उनको क्यों करना है, उनको क्या करना है, तब तक वो नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं सुनेंगे। अब वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों करेंगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अभी तो महीने का लास्ट आ गया, 2 दिन आपके पास में है, यू कैन ट्राई योर बेस्ट। अभी उसमें से कितने लोग आज इस सेशन में हैं, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आज कितने लोग इस सेशन कर रहे हैं। अगर आप उनको इस तरह की सेशन का पार्ट बनाए होते तो वो लोग आपकी बातों को सुनने में, मानने में देर ना करते, बल्कि वो आपको बोलते कि मुझे परचेज करना है, मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है, मुझे अपना एडिशन करना है। तो आपके लिए क्या सजेशन है इस सवाल पे, वो ये है कि जितने लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे एज अर्ली एज पॉसिबल उनको अपने एक्टिव अपलाइन या कंपनी के सिस्टम से या जो आपकी टीम का सिस्टम है, जो मीटिंग्स होती हैं, उनसे अलाइन कीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप ये काम करेंगे उतना जल्दी उनको रियलाइज होगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे खुद से लेवल अचीव करना है, मुझे ये परचेजिंग करनी है, मुझे ये करना है। जब आप उनको बोलेंगे वो रियलाइज नहीं करेगा, जब उसको सिस्टम ये बोलेगा, जब अप्लाइंग ये बोलेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए क्या कर सकते हो, फॉर अ क्विक टाइम आपकी जो भी अपलाइन है, जो भी गोल्ड एंड अबव है या स्टार अबव है, मे बी या सिल्वर डायमंड जो भी अपलाइन है, उन लोगों की बातचीत अपने अपलाइन से करवा दो। मे बी वहाँ पे वो थर्ड पार्टी अप्रोच के अकॉर्डिंग वो इंसान की उस बातों से उस इंसान में थोड़ा सा इंस्पिरेशन मोटिवेशन कर सके और वो उसकी बात को मान करके आपकी क्लोजिंग में आपकी हेल्प कर सके। तो दिस इज माय आंसर फॉर जी सर। नेक्स्ट तारा दत्त जी हैं। तारा दत्त जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग तारा जी, कैसे हैं आप? सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी ट्रेनिंग सर 100% अटेंड करते हैं, कोशिश करते हैं पूरे मीटिंग आपकी ट्रेनिंग अटेंड करें सर। थैंक यू सर। सर हम जैसे किसी नए लोगों को प्लान दिखाते हैं, हम मतलब उनके हक के बारे में मतलब उनको रियलाइज होता है कि हाँ कर रहा है, लेकिन वो फिर वो हमसे मतलब संपर्क नहीं करना चाहता है या फिर बात नहीं करना चाहता हमसे। उसको कहीं पता नहीं क्या लगता है, ये फील होता है कि कहीं भाई इनका फायदा हो रहा है अपना। तो उसमें हम सर थोड़ा सा इसमें गाइड करिए, हमें क्या करना चाहिए। आपको उसका फायदा दिखाना है ना उसको। अगर उसको लगता है कि इसलिए मेरे पास में आ रहा है क्योंकि इसका कोई फायदा है, तो आपको इसके अपोजिट करना है, आपको उसका फायदा दिखाना है। जब तक आप उसको उसका फायदा नहीं दिखा पाएंगे तब तक वो आपकी बात को नहीं मानेगा, तब तक उसको ये लगेगा, वो आपसे बचेगा। जब उसको लगेगा ना कि ये मेरे पैसे ना लगवा दे, मेरे पैसे ना डुबवा दे, मुझे बर्बाद ना करवा दे, कि मेरे प्लॉट बिक जाए, ये जो भी पैसा मेरे पास में लग जाए,
तो वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। आपने क्या करना है, आपको उसके फायदे के बारे में बात करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वो थैंक यू। कैसे इस सिस्टम से लाखों रुपए की इनकम कमा सकते हैं, उसको वो बताना है। ठीक है सर, ठीक है सर, जी थैंक यू सर। सर। नेक्स्ट हमारे बीच इमाम अंसारी सर हैं और ये सऊदी अरबिया से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इमाम सर, आप अपनी बात को रख सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग इमाम जी। हाँ सर, मैं तो अभी नया ज्वाइनिंग किया हूँ और मेरा अपलाइन ही है डॉक्टर रवि कुमार जी, तो बहुत अच्छा अपलाइन में मैं हूँ। और सर वही सेम प्रॉब्लम है जो अभी जो हमारे बैक साइड से जो बोल रहे थे कि हम लोगों को जब बताते हैं तो लोग तो सुन लेते हैं, फिर बोल भी देते हैं कल मैं आपके पास आता हूँ या ज्वाइनिंग करता हूँ, लेकिन जब उसका बाद में फोन करते हैं तो फोन बंद है और स्विच ऑफ है, कभी फोन रिसीव भी करते हैं तो हम बाद में बात करेंगे। दूसरी बात यह है सर, हम लोग का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है और आपका जो भी मीटिंग होता है उसमें बहुत सही है, हम लोग सीख रहे हैं, अभी नए हैं। लेकिन मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो है ड्यूटी में रहते हुए मैं हर टाइम ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको कवर करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी के अंदर और पार्ट टाइम में कर रहे हैं। अभी तो अभी भी ड्यूटी में हम हैं, लेकिन मौका देख के हम लोग करते हैं ये काम को। और तो किस्मत सही है कि अभी हम अभी तक मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं आपका, और कभी हम नहीं कर पाते हैं तो इस चीज को पूरा समझने के लिए किस तरह से कमिटमेंट करेंगे जो हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं। वैसे हमारी टीम सही चल रही है अब तक और सही चलेगी। आप लोगों का जिस तरह से मीटिंग सेमिनार होता है इसमें हम आ रहे हैं और लोग जो पीछे हट जाते सुन करके, तो इसके मौजूद पे आप हमको थोड़ा शॉर्टकट में बता दें कि फिर हम उस तरह से इसको लावे लाइन पे, ताकि हमारा काम आगे बढ़े। थैंक यू सो वेरी मच। आपका नाम है इमाम जी। इमाम जी, सबसे पहले तो आपको बताइए कि इंडिया से बाहर विदेश के अंदर में नौकरी करते हुए और अपना जो भी टाइम आपके पास में बचता है उस टाइम को आप इस चीज के अंदर में यूटिलाइज कर रहे हैं और मेरे अकॉर्डिंग आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ में आज इस मीटिंग में बैठे हुए हैं तो आपको मालूम है कि मुझे अपना टाइम कब कहाँ कितना देना है। वन थिंग यू कैन डू, जो भी आपका सवाल था कि लोग सवाल देखते हैं लेकिन उसके बाद में परचेजिंग नहीं करते या ज्वाइन नहीं करते, तो इसमें मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगा, पुरानी बात को ऐड करते हुए मैंने पुरानी साथी को बोली थी कि आपको उनको सिस्टम से कनेक्ट करना है, उनको अपलाइन से बातचीत करवानी है। वन मैन आर्मी नहीं बनना कि मैंने सबको प्लान दिखाया, मैंने सबका फॉलो किया। अब उस काम में अपने अपलाइन की भी सहायता ले सकते हो। और उसके अलावा सामने वाले को, जब तक आप सामने वाले की सक्सेस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जब तक सामने वाले को ये नहीं बताओगे आप कि उसको क्या फायदा है यहाँ पे आने का, वो यहाँ से क्या पा सकता है, तब तक वो आपकी बात पे इंटरेस्टेड नहीं होगा। ये सब बताने के बाद में भी जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है, चैलेंज हमारे सामने आता है, ये होता है कि हम उनको फॉलो अप करना छोड़ देते हैं। हर किसी इंसान में टाइम होता है इस बिजनेस में आने का। कोई मीटिंग देखने के लिए 1 साल में आता है, कोई 3 दिन में आता है, कोई 2 दिन में आता है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है बढ़ते जाना, लोगों को प्लान दिखाना। हमारा काम है बढ़ते जाना, लोगों को प्लान दिखाना। उस बीच में से लोग रिफाइन होना शुरू करते हैं और हमारा जो काम है इस बिजनेस के अंदर में, ना तो सामान बेचना है, ना सामान बिकवाना है। हमारा काम है इस बिजनेस में नेटवर्क बनाते हुए लीडरशिप निकालना, लीडरशिप खोजना। आपको ऐसे लोग अपनी टीम में खोजने हैं जिनके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी हो। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 10 लोगों में से एक बनाए, सो माइंड माई वर्ड्स, आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना और लीडर्स को बाहर निकालना, लीडर्स को आइडेंटिफाई करना। तो जो आपकी टीम में लीडर्स आते रहेंगे वो आपकी टीम को बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो द थिंग विल बी वेरी इजी। जो एक सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ, इट्स कॉल्ड आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर फ्रॉम द टीम। थैंक यू। जी सर। नेक्स्ट हमारे बीच सोहन कामती सर हैं। तो सोहन कामती सर, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर के सामने। Thank you so much, Ruby मैम। गुड मॉर्निंग सर। सोहन कामत बात कर रहा हूँ गुरुग्राम हरियाणा से। और मैं एज ए प्रोफेसर मैं अकाउंटेंट हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और वेस्टिज में एज ए पार्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ लास्ट 3 मंथ से। मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं टीम मैनेजमेंट तो कर रहा हूँ, अपनी टीम रिक्रूटमेंट हो रहा है, टीम में बंदे आ रहे हैं, लेकिन जो कन्वर्जन है, जो परचेजिंग बहुत कम होता है। 4% 5% बंदे ही
परचेज कर पाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मेरे को क्या सीखना जरूरी है ताकि अपने टीम में अपना एक बिलीफ सिस्टम जगा पाऊं और ताकि वो लोग परचेज करें। टीम बहुत बंद है, मैं करीब ये 3 महीने में करीब 40-45 बंदे का टीम मैंने बनाया, लेकिन वही है कि 10 बंदे शॉपिंग कर रहे हैं इसमें अभी फिलहाल। तो इसमें मेरे को क्या क्या करना चाहिए इसमें? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको 2 चीज़ों पे काम करना है, जो है पहला नॉलेज और दूसरा है स्किल। क्योंकि नॉलेज और स्किल के बिना कोई काम नहीं कर सकते। आप जो भी प्रोफेशन में है आपने उसकी नॉलेज ली और आज आपके पास में उस नॉलेज को परस्यू करने की स्किल भी है, दैट्स व्हाई यू आर अकाउंटेंट। अगर आप उस तरह की नॉलेज ना ली हो तो शायद आप इस प्रोफेशन में ना हो। प्रेस्टीज इज आल्सो अ काइंड ऑफ प्रोफेशन जो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑफर करता है आपको, और आपको भी इस फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ेगी और अपने स्किल्स के ऊपर में काम करना पड़ेगा। एंड अमंग दी ऑल स्किल्स मैं कम्युनिकेशन स्किल को सबसे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि लोगों से बातचीत किए बिना कोई बिजनेस कोई काम नहीं कर सकते, ना करा सकते। तो आप अपनी थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, क्योंकि बाली सरी बोलते हैं कि आप क्या बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो ये ज्यादा मैटर। और जैसा आपने बोला कि लोग ज्वाइन नहीं करते या कम अमाउंट से ज्वाइन करते हैं या कम लोग ज्वाइन करते हैं, अगेन दिस इज द मैटर ऑफ स्किल कि आप उनको किस तरीके से इंस्पायर कर पाते हो, आप उनको कितना मोटिवेट कर पाते हो और आप उनको कितना उनके सपनों के प्रति रियलाइजेशन करवा पाते हो, ताकि वो आपको अपने सपने पूरे कराने वाला एक वाहक मान करके आपके साथ अपने सपनों को जोड़ कर करके आपकी टीम को, आपके नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए हाँ भरते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज और आपकी स्किल और उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके में। तो बोलते हैं ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विनर्स लोग जो होते हैं कुछ अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते हैं। तो थोड़ा सा आपके तरीके पे थोड़ा चेंज करके आप देखो, नॉलेज और स्किल के ऊपर काम करके देखो, और काम 100% बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी सर, और लास्ट हमारे बीच मनीष सिन्हा सर हैं। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं सर के सामने। जी सर, थैंक यू सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा सर सुन के। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि लोग तो ज्वाइन तो कर ले रहे हैं जैसे कि अभी सर ने बताया, पर इसमें परचेस नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्ट महंगा बता रहे हैं कि महंगा बहुत है, मार्केट से बहुत सारा महंगा है ये प्रोडक्ट है। मतलब किस रीजन से मैं इस प्रोडक्ट को लूँ जो कि मुझे फायदा मिले। अगर मान लिया जाए 20 से 25% कम भी अगर दे रही है कंपनी, तो मतलब वो इसको फिर भी उनको बेनिफिट में नहीं मिल रहा है, तो क्यों परचेस करना चाहता है, क्यों परचेस करे, ये उनका सवाल है। बहुत और सही सवाल है आपका, बहुत सही सवाल है। और इसके अलावा कुछ? और सर मैं बोल रहा था कि मतलब इस कंपनी बोलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत सारा कंपनी आते हैं, मैं इस कंपनी में ज्वाइन किया हूँ और मतलब ये कंपनी, बहुत सारा कंपनी है जो कि आती है और चली जाती है, ये सबका कोई भरोसा नहीं है, मतलब ये सारी चीज का सवाल आते हैं। तो सर आपके तरीका से मतलब किस तरह से मैं हैंडल कर सकूँ इसको? पहली चीज ये है कि इस बिजनेस के अंदर में जो आपका सवाल है कि लोग ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन परचेजिंग नहीं कर रहे, मेरा सवाल तो ये है कि जब लोग परचेजिंग नहीं कर रहे तो ज्वाइन क्यों हो रहे? जी जी। जब लोग परचेजिंग नहीं कर रहे तो ज्वाइन क्यों हो रहे हैं? जब वो परचेजिंग नहीं कर रहा है तो आप उसको ज्वाइन क्यों करवा रहे हैं? जब वो परचेजिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा तब उसको ज्वाइन करा देना। तो आपका पहला सवाल तो खत्म हो जाएगा कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन परचेजिंग नहीं कर रहे हैं। तो लोग ज्वाइन ही तब करेंगे जब परचेज कर लेंगे। अब बात करते हैं परचेज की। आपने बोला कि लोग बोलते हैं महंगा प्रोडक्ट है, अभी तो मैंने बताया कि 950 रुपए की इन्वेस्टमेंट है महीने की। अपने आप को उस जगह रख करके देखिए और आप मुझे बताइए कि अगर आपको लाखों रुपए कमाने का मौका मिले और साथ में फ्री प्रोडक्ट मिले, पैसा कमाने का मौका मिले और फ्री प्रोडक्ट मिले, तो क्या आप 950 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट करेंगे 3 साल तक? सर ये तो बात हम समझ रहे हैं सर, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कि जो कि नहीं समझना चाहते हैं और बहुत उनको सारे चाहिए भी नहीं, आपको 6 चाहिए मात्र। वो तो बात सही है सर कि आपका बोलना सही है, बट मेरे तरीके से मतलब हम जो सोच रहे हैं, जैसे कि मैं कन्विंस जिसको करता हूँ उनको मतलब किस तरह से मोटिवेट करूं जो कि वो मतलब इसके बारे में समझ जाए कि हाँ ये सही है। मतलब बहुत सारे जैसे लोग मैंने बोलते हैं आपको कि किया है वैसे आप फॉलो करना है।
आप 950 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हैं 3 साल तक? जी सर, मैं तो रेडी हूँ, बाकी तो और तो कोई रेडी होना चाहिए ना। हाँ तो ऐसे ही होगा ना वो। आपको 6 ही लोग चाहिए सिर्फ, सब तो नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं सब कर लें, सब तो कभी नहीं कर सकते। क्या सब लोग मोदी जी को लाइक करते हैं? क्या सब लोग सलमान को फॉलो करते हैं? क्या सब लोग लक्ष्य से नहाते हैं? क्या सब लोग गश्ती जी करेंगे? नहीं, कुछ तो करेंगे ना। हमको उन तक ही पहुंचना है सिर्फ। और कितने लोगों तक पहुंचना है आपको? मात्र 6। 6 लोग आपके जैसे, जैसे आप हैं। अब आप कैसे हो, आप जानते हैं कि आप कैसे। यस सर। जी और कोई सर। सवाल अभी? नो सर। जी ओके, जी थैंक सर, यू सो वेरी हमें मच। 5 सवाल लेने थे, वो हमने ले लिए। और थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स इतना टाइम देने के लिए। और मैं महबूब सर को हैंड ओवर करना चाहूंगी अब। थैंक यू सो मच रूबी मैम, आपने बहुत अच्छे से मीटिंग को कंडक्ट किया। और वेरी वेरी थैंक्स टू दिनेश करदम सर। सर आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारी टीम को इतनी बेहतरीन आपने नॉलेज शेयर किया और इतनी बेहतरीन आपने आज गाइड किया है कि किस तरह से एक बड़े सपने को कैसे हम पूरा कर सकते हैं। और वो हर एक पॉइंट बहुत ही अमेजिंग थी। अगर हर एक लीडर जो भी सुन पा रहे हैं, जिनने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है, उसको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सर 3 साल बाद वो हर एक इंसान यहाँ पर बैठा हुआ लखपति तो जरूर रहेगा, और वो भी फॉरेन ट्रिप्स करेगा और वो भी अपनी गाड़ियों में घूमेगा। और सर मैं बस आपने जो कहा सर कि एज ए जिम्मेदारी, जो पहली चीज आपने बताई थी आज, क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज सभी लोगों को ये बात समझ आई है। और हम पूरी टीम की तरफ से आपको सर अश्योर करते हैं कि हम सभी लोग एज ए अकाउंटेबल पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आगे आने वाले ट्रेनिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर क्राउड होने वाला है। सभी लोग पर्सनली अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपनी टीम के सभी लोगों को ऐसी मीटिंग्स का पार्ट जरूर बनाएंगे। और जल्दी ही हम लोग सर एलडीपी प्रोग्राम के अंदर आपको सर इनवाइट करेंगे, जिसके अंदर सर प्रॉपर मुझे आपसे एक ऐसी एजुकेशन चाहिए अपनी टीम के लिए जो उसको लाखपति बना सकता है और उसके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। उस मीटिंग्स के अंदर आप सर आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर खचाखच भीड़ हो चुकी है और सभी लोग इस जिम्मेदारी को मानेंगे। एसर बिल्डर्स, क्या आप लोग साथ हैं? क्या ये प्रॉमिस करते हैं सर को आप सभी लोग? यस सर। अगर करते हैं तो चैट पे लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। सर हमें देख रहे हैं आज। Yes, sir, definitely. थैंक यू सो वेरी मच। एंड सर थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने इतनी शानदार आज की ट्रेनिंग रही सर। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि आपकी सर टीम का पार्ट हूँ। और शुरुआत से जब मैं कुछ भी नहीं था इस बिजनेस के अंदर में, बहुत जॉब के साथ साथ जब स्टार्ट किया था, थोड़ा थोड़ा टाइम हुआ करता था, तो उस टाइम में किस तरह से आपने हर एक चीज को सिखाया। और शुरू से लेकर आज तक सर मुझे वो हर एक चीज याद है कि किस तरह से आपने हर एक चीज को गाइड किया, गलती करने से कैसे रोका हमें। और सर आज आपके ब्लेसिंग्स है सर, और वेस्टीज मैनेजमेंट है जो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी टीम है सर और इतनी बेहतरीन जिंदगी हम जी पा रहे हैं। और थैंक्स टू ऑल सर। आपको जितना कहूं मैं सर, आपका थैंक्स जितना करूं उतना कम है। मैं चाहूंगा सर कि कृष्णा सर भी हमारे साथ हैं और साहिल सर भी हमारे साथ है, वो भी 2 शब्द एज ए ग्रेटिट्यूड में सर आपके सामने रखें। कृष्णा सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, दिनेश सर, फॉर योर प्रेशियस टाइम। 1 घंटे के समय की जगह आपने हमें 2 घंटे का समय दिया, तो थैंक यू सो मच सर एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स के लिए। और आपकी ट्रेनिंग्स पहले भी हमने लिया यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में मैंने, लेकिन हर बार कुछ न कुछ नई चीज और सीखने को मिलती है। जैसे आज का की थिंग था सर, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अगर वो 2-3 चीजों पर ही काम करने लगे तो डेफिनेटली हम अपने सक्सेस वे पे डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आपके क्वेश्चन आंसर सेशन से भी नए लोगों को सीखने का मौका मिला। वो आपकी सर जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग और लर्निंग से भरी हुई थी। तो अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आप यूथ आइकन इतने बिजी लीडर हैं, तब भी आपने टाइम निकाला, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो वेरी मच। नाउ साहिल सर, आपसे कुछ शब्द सर के लिए। साहिल खान सर अभी झारखंड में हैं, वहां से हमारे बीच में लाइव हैं। सर गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग साहिल जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं दिख रहा हूँ आपको? आप में तो दिख रहा हूँ, आपको किसी का बैकग्राउंड लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मजा आया और काफी टाइम के बाद आपको दोबारा से 1.5 घंटा 2 घंटा सुनने का मौका मिला। सोई हुई एनर्जी जो मतलब डिस्टेंस हो गया ना सर आपसे, मैं झारखंड में आप दिल्ली में, तो कुछ डिस्टेंस हो गया, वो डिस्टेंस की भरपाई आज जूम के माध्यम से पूरी हो गई और आपने काफी समय दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूँ नए लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को आया, क्योंकि बहुत सारे लोग सर सवाल करते हैं मेरे से कि सर ट्रेनिंग जरूरी है, मीटिंग जरूरी है, उसको भी आपने बहुत अच्छे ढंग से कवर अप किया कि कैसे आपको पहले से तैयार करना है सारी चीजें। तो बहुत मजा आया सर और सीखने को मिला और धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। और जो आपने ये वाला बात बोला ना सर कि हर डायरेक्टर अगर 10 लोगों को भी लेके आता है, अभी हमारी टीम को जो कैपेबिलिटी है सर उस हिसाब से लोग नहीं आए थे आज, है ना, तो इसको अपने कवर अप किया है। तो नेक्स्ट शायद मुझे उम्मीद है कि अगली मीटिंग जो होगी उसमें इसका बेनिफिट मुझे दिखेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपको दुआ सलाम नमस्कार सब कुछ मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच। थैंक यू दिनेश सर। मैं सभी लोगों को एक बार अनम्यूट करता हूँ, आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, थैंक यू सर को कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, Thank you so much, sir. थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू दिनेश सर। थैंक यू लीडर। आज का सेशन यहीं पर आज खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम आज जो सर ने सिखाया है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनकर हमें अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करना है ताकि उनके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बने और बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए करें। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स महबूब सर, थैंक यू। थैंक यू।